जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी आपको मेरी? जी, मैसेज में बताइएगा आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलें जी स्टार्ट करते हैं। जी, आज का हमारा टॉपिक है जी इंडो-पाक हिस्ट्री। इससे पहले तक अगर कुछ लोगों ने जॉइन नहीं किया, तो इससे पहले तक हम करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ हिस्ट्री से लेकर करंट कंटेम्परेरी इश्यूज़ तक कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इम्पोर्टेंट इश्यूज़ लीस्ट को हमने सारा कवर किया है, फ़लस्तीन, उसके बाद कश्मीर और उसके अलावा जो है हमने सीरिया, लेबनान और ये जितने भी मुल्क हैं लेवांट के टेररिज्म को पढ़ा है, वॉर्स को पढ़ा है। तो ये जो ग्लोबल वर्ल्ड का जो सेंट्रल रीजन है, ये मोर और लेस हमने पढ़ लिया। तो अब जो है हम इसके रीजन की तरफ आ रहे हैं और अब हम ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे हैं, टुवर्ड्स आवर ओन रीजन ऑफ इंडो पाक। तो यहीं से फिर आज प्रोबेबली आखिरी लेक्चर है एंशियंट हिस्ट्री का कह लें। इसके बाद अब हम जिसको मैं बार बार कह रहा था कि चलें आपकी कुछ बेस बन जाएगी, तो वहां से हटते हुए हम जो है ना ग्रेजुअली आज या कल से आप समझ लें कि हम या परसों से हम ग्रेजुअली अपने असल टॉपिक्स की तरफ आ जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि असल नहीं है, इनमें से भी अच्छी खासी चीजें आ जाती हैं। और ये जरूर है कि अब हम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जी के पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और शुरू में जो कुछ लोगों को पास पेपर समझ नहीं आ रहे थे, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि मजीद लेक्चरों तक कम अज कम ऐसा नहीं होगा कि पास पेपर आपके ऊपर से गुजर रहे हैं। आपकी अपनी एफर्ट उसके बाद ज्यादा मैटर करेगी। पास पेपर की डिफिकल्टी मेरे नहीं ख्याल से कुछ रह जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी इंडो पाक हिस्ट्री। अच्छा, जैसे मेरा स्टाइल है शुरू से ही कि मैं काफी पीछे से हिस्ट्री को शुरू करता हूँ। अगर आप अ, उसको नहीं भी करना चाहें तो चल जाएगा काम, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। अगर मैं कहूँ कि अभी तक हमने जो 5 लेक्चर पढ़े हैं, तो हमारे ओवरऑल कोर्स से शायद वो 10% भी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कम से कम आपके 5 से 10 नंबर का फर्क जरूर डाल देंगे ये लेक्चर भी, जो कि इनफ है कम्पिटेटिव एग्जाम में। तो एक इलाका है जी मेहरगढ़, बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट डे बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़ इलाका है। ये आपको मैप के अंदर नजर आ रहा है, ये मार्क किया हुआ है मेहरगढ़। ये जो दरमियान से ये जो बह रहा है, ये इंडस है। ठीक है, और ये ऊपर चाइना से बहना शुरू होता है। लेक मनासरोवर एक है यहाँ पर, वहां से ये बहना शुरू होता है। तो उसके बाद ये भाई अरब में जाके गिरता है। तो खैर, पुराने वक्तों में कोई भी बड़े शहर आबाद होते थे ना, तो वो यूजली यूज दरियाओं किनारे आबाद होते थे। तो वैसे तो हमारी जो प्री हिस्टोरिक टाइम है वो तो इससे भी पीछे है, लेकिन जो हमारा थोड़ा बहुत दरियाफ्त हुआ है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुरानी एक सिविलाइजेशन थी मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, या सिविलाइजेशन तो इसको नहीं कहते, बहरहाल एक एज है जो इंडस वैली से भी पुरानी है। इंडस वैली तकरीबन शुरू हो रही है 3300 BC से, 3300 ईयर बिफोर क्राइस्ट। होपफुली ये आपको पता ही होगा BCE क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी हजरत ईसा के पैदा होने से 3300 साल पहले। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025, यानी हजरत ईसा को पैदा हुए 2025 साल गुजर चुके हैं। ये उससे भी 3300 साल, हमारे जो नॉन हिस्ट्री है उससे भी 3300 साल पहले की बात है। इंडस वैली की जितनी भी एक्सकवेशन हुई हैं, यानी उधर जो खुदाई की गई है जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स ने,
उनकी अभी तक जबान दरियाफ्त नहीं हो सकी। एक दफा एमसीक्यू उसमें उसने पूछ लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन की जबान कौन सी है, तो उधर कुछ साइंस वगैरह और इस तरह की चीजें तो मिली हैं, लेकिन उनको डिसाइफर नहीं किया जा सका। यानी डिसाइफर कि उसका कोई मतलब बना सकना। ठीक है, तो अभी तक इनकी लैंग्वेज नहीं पता चल सकी, और लैंग्वेज ही हमारे सिविलाइजेशन की, जिसे कहते हैं कि लैंग्वेज इज द मदर ऑफ सिविलाइजेशन। तो लैंग्वेज नहीं पता चली, इसलिए इनके बारे में ज्यादा भी नहीं पता चल सका। थोड़ा बहुत पता है कि इनकी गलियां बड़ी, अगर आप कभी गए हो ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो गलियां बड़ी बनी हुई हैं, सेक्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, इवन टेक्सला के अंदर भी अगर आप जाएं, मैं तो टेक्सला में पढ़ता रहा हूँ, तो मैंने तो हमारे लिए तो मंदिर जो है ना, वो हम तो वहाँ कहते हैं कि रात के अंधेरे में हमने वहां पर ऐसी वो बारबेक्यू नाइट्स भी की हैं हमने। तो एक आम बंदे को शायद खौफ आ जाए वहां पर, तो हमारा आना जाना लगा रहता था। क्रिकेट भी खेलते रहे, तो वो खंडरों के अंदर क्रिकेट भी खेली है। तो एनीवेज, तो उस पर भी हम आएंगे कि टेक्सला कहाँ था और कहाँ से कहाँ खत्म हुआ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो बड़े शहर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इससे पहले जो मेहरगढ़ है उसके बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं, उसकी भी कोई ज्यादा लैंग्वेज है वो नहीं पता चल सकी। ठीक है, ये इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि पाकिस्तान में है, तो वो अक्सर पूछ लेता है मेहरगढ़ की तहजीब कहाँ पर थी। प्रीकर्सर कहते हैं पहले आने वाला, प्रीकर्सर। कोई भी एरा जो इससे पहले आया हो उसको प्रीकर्सर टू, ये देखिए गौर किया करें प्रेपोजिशन, प्रीकर्सर टू इंडस वैली, इट वाज अ प्रीकर्सर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये ग्रेजुअली डिक्लाइन हुई क्योंकि यहाँ की, अच्छा पुराने वक्तों के बारे में ना, जब भी कोई सिविलाइजेशन खत्म होती था तो पता चल नहीं सकता, तो वो यही कहते हैं कि कोई क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, वो रहने के काबिल नहीं रहा होगा, या कोई हो सकता है कोई एस्टेरॉइड या कॉमेट या इस तरह का कोई आसमान से कोई बड़ा पत्थर या कोई छोटा सियारचा गिरा, तबाह हो गया वो इलाका, या उस लोगों के उस इलाके के लोग माइग्रेट कर गए। ठीक है, तो वो अक्सर पूछ लेता कब था ये, 7,000 बिफोर क्राइस्ट था। अरगढ़ सिविलाइजेशन कहाँ है जी, बलूचिस्तान में। तो याद करने की चीज यही है, 7,000 साल पहले बलूचिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। अब ये देखें, ये दोनों दरिया किनारे हैं। उसकी वजह ये होती थी तब कोई ट्रांसपोर्टेशन का और सिस्टम जदीद तो होता नहीं था, कम्युनिकेशन का। तो दरिया से कश्ती के थ्रू आना जाना बड़ा आसान हो जाता था। यानी किसी ने मोहनजोदड़ो से हड़प्पा जाना है, तो वो इतना खतरनाक दरमियान में रास्ते, आबादी तो थी ही नहीं, आबादी नहीं थी तो दरमियान में क्या है, जमीनी तौर पर जंगल है, तो कैसे आते जाते। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का जरिया जो था वो दरिया होता था। तो दुनिया की सारी आबादियां दरिया से, फिर दरिया पानी भी देता था, फिर दरिया से छोटी मोटी नहरें निकाल कर इर्द गिर्द के खेत सैराब होते थे। तो लाइफ जो थी वो दरिया के किनारे आबाद होती थी। दीज आर कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल कम्युनिटीज और हाइड्रोलॉजिकल सोसाइटीज। तो ये एक और भी इलाका है लोथल। ठीक है, ये दरमियान में, अच्छा मैंने मैप्स इस तरह के लिए हैं कि आपको मॉडर्न मैप्स के ऊपर पता चले। तो ग्रीन जो इलाका है ना, ये सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारा ये यहाँ तक आबाद थे। ये इनके मेन शहर जो है वो नजर आ रहे हैं आपको, यानी कि ये पूरा इलाका इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो ग्रीन हुआ हुआ है। और इसमें मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये तीन चार इलाके जो थे आबाद थे। अच्छा आपने, ये मैंने एक चीज लिखी हुई है, द्रविडियंस। तो ये जो हड़प्पा के लोग थे ना, इनको द्रावड़ी उर्दू में कहते हैं, द्रावड़ी। तो द्रावड़ी इधर आबाद थे। और तो लोकल्स जो हैं, अभी ये कंफर्म बात नहीं है कि मोहनजोदड़ो वालों को भी द्रविडियंस कहते हैं, लेकिन ओवरऑल एक उर्फ आम में ये बात हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जो आर्यंस के आने से पहले की जो कौमें थी जो यहाँ आबाद थी, उनको द्रविडियंस कहते थे। ठीक है, इनको नाम इन्होंने खुद ही दिया है, वो तो अपने आप को द्रविडियंस नहीं कहते होंगे, ड्रेविड से निकला है जी ये वर्ड। ड्रेविड पता नहीं हिंदू मिथोलॉजी में कोई इनका गॉड होगा या क्या होगा, राहुल ड्रेविड। तो ड्रेविड इज अ वेरी कॉमन नेम इन हिंदुइज्म। तो बहरहाल ये ड्रेविडियंस कहते थे, उर्दू में द्रावड़ी या हिंदी में। तो एक और कौम आती है, इनकी लैंग्वेज मैंने आपको जैसे कहा है, द्राविडियों की लैंग्वेज हमें नहीं पता कौन सी। तो ट्रेड नेटवर्क मौजूद है, दरियाओं के थ्रू ये ट्रेडिंग करते थे। और सैनिटेशन, गलियां बड़ी बनी हुई, नालियां, और ये वो सैनिटेशन का निज़ाम बड़ा खूबसूरत है इनका, बड़ा अच्छा है। तो
इसके बारे में मशहूर है कि जी दरिया या तो सूख गए थे उस वक्त के, या ये बहरहाल कोई मुसद्दिका बातें नहीं है, ये स्पेकुलेशन ही हैं या कैलकुलेशन ही हैं, या फिर आर्यंस ने आकर इनको मारा, द्राविडियों को, या मारा, या आर्यंस के आने की वजह से डोमिनेट करते गए और फिर इनकी नस्ल खत्म होती गई। तो अच्छा, आर्यंस कहाँ से आए थे? आर्यंस जनाब सेंट्रल एशिया से आए। सेंट्रल एशिया मैंने आपको पहले भी बताया था कौन से मुल्क हैं, जिनको कार्स कहते हैं, कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कार्स कहा जाता है इनको, सी सेंट्रल, ए फॉर एशियन एंड आर फॉर रिपब्लिक, जिसमें तान वाले मुल्क हैं। तो ये वहां से आए, तान वाले मुल्कों के ऊपर ही लगता है रीजन, कौन सा, ईरान भी साथ ही है, और साउदर्न रशिया, रशिया का साउथ भी साथ ही लगता है। तो ये कोई साउदर्न रशिया, ईरान, सेंट्रल एशिया, यहाँ से आए थे आर्यंस। ये जबान कौन सी बोलते थे? संस्कृत। संस्कृत ओरिजिनल जबान है जिससे इस इलाके की जबानें वजूद में आई हैं, हमारे इलाके की। कुछ हमने फारसी से ली हैं, कुछ इधर उधर से। तो सबसे पुरानी जबान इस पूरे इलाके की संस्कृत थी। और इन्होंने आकर इस इलाके को जबान दी सबसे पहले। दूसरी, इन्होंने वैदिक, वेद आपने सुना होगा, वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ हिंदू रिलीजन। वेद के आगे फिर टाइप्स हैं तीन चार, ऋग्वेद है, और भी दो तीन है, वो इतना जरूरी नहीं है, बस आप वेद याद कर लें। इनकी जो जो हॉली बुक कह लें, वेद। और इन्होंने दिया कास्ट सिस्टम, वो तो आप बचपन से किताबों में पढ़ ही रहे हैं, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। ब्राह्मण, अच्छा, कास्ट सिस्टम की जो एक खास बात है ना, इसको अगर वन वर्ड में कहूँ या वन लाइन में, ब्रा, इनका कास्ट सिस्टम ये कहता है कि एक कास्ट का, यानी कि जो टॉप कास्ट का बंदा है, वो दूसरी कास्ट वाले से शादी नहीं करेगा, यानी कि एक शादी इंटर मैरिज ही होगी। जैसे हमारे यहाँ भी ये, फिर हमने हिंदुओं से ये चीज पकड़ी है, वो कहते हैं जी ऐसी राव ने आसी नहीं बाहर शादी करांगे। कुछ हद तक इस्लाम के अंदर भी अ, ये चीज दाखिल हुई है। बाकी खैर मैं इससे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ओरिजिनली ये खासा जो है ना, ये इनका है, हिंदुओं का। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो है वो रूलिंग क्लास भी है, और पंडितों की क्लास भी, यानी कि रिलीजियस हेड्स भी हुई हैं, और रूलिंग क्लास भी हुई है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे फिर क्षत्रिय, जो कि उनकी फाइटर्स क्लास है, जो कि फौज के जर्नैल वगैरह। फिर तीसरे नंबर पे वेश हैं, जो क्या कहते हैं, ट्रेडिंग वगैरह और छोटे मोटे आर्टी क्राफ्ट, स्किल, दर्जी, धोबी, माली से लेकर दुकानों वाले और ये। और फिर चौथे नंबर पे शूदर है, जो नीच काम करते हैं, जिसको कहते हैं कि क्या कहते हैं, सफाई सुथराई। ठीक है, वैसे तो कोई काम नीच नहीं होता बहरहाल। तो आखिरी में एक और वर्ड आता है, दलित। अच्छा, दलित जो है ना, ये शूद्रों से भी बदतर एक उन्होंने सेगमेंटेशन कर दी है, यानी शूद्रों में से ही एक वर्स्ट सेगमेंट है जो दलित जिनको कहा जाता है। इनको इंग्लिश में अनटचेबल्स कहते हैं, अनटचेबल्स। कि अगर दलित बंदा, अभी अभी आज के दौर में भी इनके देहातों की साइड पर कोई दलित अगर किसी ब्राह्मण को छू देना, तो ब्राह्मण के वड वडेरे आकर ना उस दलित को या तो कत्ल कर देंगे, या उसको अधमुआ जरूर कर देंगे। हाउ डेयर यू टू इवन टच अ ब्राह्मण। तो ये जहालतें हिंदुइज्म की हैं, उधर ही रहें तो बेहतर है, हमारे रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर में नहीं आनी चाहिए। तो ये सोसाइटी अरूज पर गई। ये तकरीबन, अभी देखें, ये 1700 में से इंडिया वाली सिविलाइजेशन खत्म हो रही है, तो ये किसने आकर, तो इसी से ही 200 साल पहले। अच्छा, जब बीसी में जाते हैं ना, तो टाइम उल्टा चलता है, यानी कि पहले 3000 साल बिफोर क्राइस्ट, फिर दो ईसा की पैदाइश से 2000 साल पहले। तो अब मैं लिख 2000 रहा हूँ, तीन के बजाय, मेरा नंबर छोटा हो गया, लेकिन वो वक्त करीब है माजी में। ठीक है, 1000 साल पहले, तो ये उल्टा चल रहा होता है बीसी के अंदर, अगर आपने कभी गौर किया। तो ये 1500 साल पहले इसमें आ गए जनाब, आर्यंस ने आना शुरू किया। तो फिर आते हैं अ, महात्मा गौतम बुद्धा। मुझे जाती तौर पर इसका फलसफा बड़ा फैसिनेट, बड़ा अट्रैक्ट करता है, रिलीजियसली तो नहीं, लेकिन स्पिरिचुअली। और ये ना बुनियादी तौर पर कोई रिलीजन था भी नहीं। बुद्धिज्म वाज नॉट सपोज टू बी अ रिलीजन, बुद्धिज्म वाज सपोज टू बी अ फिलोसफी।
तो मुझे फलसफा अच्छा लगता है, तो मुझे इसलिए इसकी बातें भी अच्छी लगती हैं। बड़ी खूबसूरत और कमाल बातें, अगर कभी आप बुद्धा की कोट्स वगैरह पढ़ लें, अगर किताब ना भी पढ़ें तो बुनियादी तौर पर ये एक बड़ा अमीर और किंग का बेटा था। किंग का नाम था किंग सुधाना, किंग सुधाना ऑफ नेपाल। तो किंग सुधाना के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था सिद्धार्था। इसका असल नाम क्या था पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, सिद्धार्था गौतमा। तो ये बन गया गौतमा बुद्धा इसके इसके फॉलोअर्स में। तो बेसिकली मैंने आपको बताया ये रिलीजन नहीं था, इसने जिंदगी गुजारने का फलसफा पेश किया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो मजहब की फॉर्म अख्तियार कर गया। तो खैर ये लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। एक वर्ड याद कर लें, निर्वाण। हिंदी में कहते हैं निर्वाण, और उर्दू में निर्वाण भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में नेहरवान भी कहते हैं, NEHRVAN। तो बुद्धा ये कहता था, और इसकी ये फलसफा ना, मैं अपनी जाती लाइफ में मुझे बड़ा मदद करता है ये। क्या कहते हैं, इस्लाम में भी यही मिलती जुलती बातें हैं, नो डाउट। तो क्योंकि अच्छी बात जो है वो हर अच्छा बंदा करता ही है, और हर अच्छी फिलॉसफी, अच्छी चीज में वो चीज होती है। तो उस वक्त तबकों में बटे हुए थे, मैंने आपको बताया। तो इसने पहली बात आकर ये कि इसने ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था। ये कहता था सब एक बराबर है। तो इंसान इस्लाम भी तो यही बात करता है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की और यूनिवर्सल इक्वालिटी की। बल्कि इस्लाम इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इजैलिटेरियन, इजैलिटेरियन कहते हैं जहां पर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। तो हमारे यहाँ 100 जहालतें आ गई हैं, और कुछ हुक्मरान या कोई बड़े अफसर अभी हम देख लें मस्जिद के अंदर, उनको अगली सफ में खड़ा कर देंगे। लेकिन अगर वहां पर कोई जमादार भी आ जाता है, वो पहली सफ में आकर खड़ा हो जाता है, कम से कम एट एट हिज फेस वो हुक्मरान या वो नहीं कह सकता, उसको पड़ जाएगी वहां। बाकी 100 बुराइयां हो हमने, कि वो उसको ये नहीं कह सकता कि तुम पिछली सफ में जाकर खड़े हो। तो ये जो यूनिवर्सल इजालिटेरियनिज्म है, ये इस्लाम में शायद सबसे ज्यादा है। तो बुद्धा ये कहता था कि एक तो कास्ट सिस्टम के ये बिल्कुल अगेंस्ट था, नंबर वन। नंबर टू ये कहता था कि जिंदगी जो है वो हर हाल में मुश्किल है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। तो ये जो हमारे यहाँ आजकल भी फिलोसफी में एक चीज होती है कि हाउ टू बी हैप्पी, या खुश कैसे होना है, ये इस कॉन्सेप्ट के ही बुनियादी तौर पे खिलाफ था। कहता खुश हो ही नहीं सकते, ह्यूमन बींग्स कैन नेवर बी हैप्पी। तो लाइफ वुड ऑलवेज बी डिफिकल्ट, और वो उस डिफिकल्टी को मैनेज करने का नाम ही लाइफ है। तो तो ये फिर जंगलों में निकल गया, और वहां पर जाके इसने अपना घर वगैरह छोड़ दिया, हालांकि किंग का बेटा था। और नेपाल के अंदर फिर इसने अपनी प्रीचिंग करना शुरू कर दी। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक तो आपने इसका ईयर याद रखना है, 563। कहाँ पैदा हुआ जी, नेपाल में हुआ। किसका बेटा था, एक किंग का बेटा था। किंग का नाम याद रह जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, सुधाना। इसका अपना असल नाम क्या था, ठीक है। ज्यादा तबलीग इसने कहाँ की, नेपाल के अंदर। अगर आप इंडिया का मैप देखें, तो इंडिया का यूं करके जो वी नुमा जो उनका मैप है, यूं करके, और ये फिर सारा ऊपर जाके कश्मीर से लगता है। तो ये जो इलाका है ना इनका, ये यूपी है, और नेपाल यहाँ करके कुछ है, ठीक है। तो ये इसकी जन्म भूमि भूमि वो कहते हैं जन्म भूमि हिंदी में। ये यहाँ पैदा हुआ, और इसने ज्यादातर तबलीग यहीं की, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं कुछ उस वक्त। तो ज्यादा इसने अपने घर के इर्द गिर्द इलाकों में ही तबलीग की। तो बुधा साहब जो है ना, अच्छा तो बुधा का मैं आपको थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसका थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो ये कहता है कि, और ये हेल्प करेगा इंशाल्लाह आपको अपनी लाइफ में प्रेशर वगैरह को मैनेज करने के लिए। अगेन इट्स नॉट अ रिलीजियस थिंग, इट्स अ फिलोसफिकल थिंग। तो वो कहता था कि इस क्योंकि जिंदगी मुश्किल है, इसको आसान बनाने का तरीका ये है कि एक तो एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ये हमेशा मुश्किल ही रहेगी। दूसरा वो कहता था कि फिर जो है ना, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसमें वो जो इनका ये कहता था नजर सही रखो, यानी कि निगाह की पाकीज़गी, कमाई अच्छी रखो। और ये मटेरियलिज्म के अगेंस्ट था। ये कहता था क्योंकि जिंदगी जो है, जिंदगी में ख्वाहिशात ज्यादा होती हैं, तो तभी इंसान जो है ना, वो उन ख्वाहिशात को जब वो पूरा नहीं कर पाता तो फिर वो नाखुश होता है। तो वो कहता था कि
ख्वाहिशात कम कर दो, और ख्वाहिशात कम करोगे तो फिर चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगे। यस, ही एम्फसाइज, तो इट्स बुद्धिज्म इज ऑफन कॉल्ड अ मॉरल रिलीजन इरफान, इसलिए तो ये ना पूजा पाठ का रिलीजन नहीं है। बाद में इसके अंदर चीजें दाखिल हो गई, वो मोनेस्ट्रीज बन गई। टेक्सला में आप कभी आते हैं ना, तो उधर मोनेस्ट्रीज हैं जहाँ पर ये बैठकर इबादतें करते थे, इनके मॉन्क्स वगैरह। ठीक है, बुद्धा के स्तूपास बना लिए। इसलिए इस्लाम ने ना बड़ी सख्त तलकीन की वो की है कि कब्रें नहीं बनानी। तो अल्लाह ताला, या आप उसको स्पिरिचुअली यूं कह लें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम को अंदाजा था कि ये चीजें किस तरह से फिर इसका कोई एंड नहीं है। तो पीरी फकीरी में भी फिर वो कहाँ से कहाँ चली गई बात। तो खैर, खुदा यहाँ पर इसको छोड़ें, काफी है इतना आपके लिए। होपफुली आपको याद रहेंगी चीजें। तो उसके बाद ये होता है, तो बुद्धा ने आकर शुरू में इतना इन्फ्लुएंस नहीं डाला, फिर वक्त के साथ साथ हिंदुइज्म की, जिसे कहते हैं ना, बैंड बजा के रख दी उसने। उसके फॉलोइंग फॉलोइंग बढ़ती गई जॉक दर जॉक, क्योंकि वो पिछे हुआ तबका था। उन्होंने देखा कि यार ये कौन सा मजहब आ गया जो हक की बात कर रहा है, जिसमें सब बराबर हैं, जिसमें सिंप्लिसिटी है, जिसमें मॉरल वैल्यूज हैं। तो हिंदुइज्म की जो कल्ट है ना, वो टूटना शुरू हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें बनना शुरू हो गई। अच्छा, उस वक्त आबादी तो इतनी थी ही नहीं, ज्यादा आबाद थे, मैंने आपको बताया कि दरियाओं के इर्द गिर्द। तो पूरे इंडिया के अंदर फिर क्या होता है, 600 के, यानी कि बुधा के, यानी कि 600, मैंने आपको बताया उल्टा उल्टा चलता है टाइम ना, तो 600 बुधा से पहले वाला टाइम है। 563 से ऑनवर्ड आएंगे, 500 की तरफ आएंगे, 400, 300, 200, 100, और फिर जीरो। और फिर नॉन हिस्ट्री शुरू हो जाएगी जब हजरत ईसा की पैदाइश होती है। तो ये हजरत, यानी कि ये 600 जो अप्रोक्सीमेट, ये जो साइन लगा हुआ है अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेटली 600 बीसी में, यानी कि बुधा से 40 साल पहले कुछ छोटी मोटी रियासतें बनना शुरू हो गई थी। आबादी बढ़ना, थोड़ी बढ़ना शुरू हुई। तो इसमें से दो, मैंने, ये 16 रियासतें थी छोटी छोटी, जो पूरे इंडिया पर कायम थी। ठीक है, इसमें से जो सबसे अहम है, वैसे तो काफी सारी थी, इधर ग्रीक्स भी आए। इसलिए ना हमारी, अगर आप कद्दो खाल शक्लों पे गौर करें ना, हम कोई अजीब सी कोई कौम है। हमारे यहाँ द्रविडियंस की तरह हम थोड़े से सांवले भी हैं। हमारे यहाँ ग्रीक्स की तरह या गोरों की तरह हम थोड़ा सा, कुछ का हमारा रंग बिल्कुल सांवला या ब्लैक भी नहीं है हम। ठीक है, अकली तौर पर हम ईस्टर्न एशियंस की तरह ज़हीन भी हैं। ठीक है, और हमारे मिलते जुलते, तो हमारे पर सब कौमों का गलबा रहा है हमारे इलाकों पर। इसलिए हमारी फूड से लेकर, हमारी जबान से लेकर, हमारे शक्लों का, तो कामत से लेकर, हर चीज कोई मिक्सचर बना हुआ है, कोई अजीब ही, जिसे कहते हैं ना कि रली मिली दाल सी बनी हुई है, खिचड़ी सी बनी हुई है, कोई किसी ने जबरदस्ती बनाई है। तो खैर, ये जो दूसरा वो है ना, ये टेबल आपको बताएगा 16। अच्छा खैर, ये थोड़ा सा सॉरी उल्टा लग गया, मैं आपको इसको सही करके बता दूंगा। तो ये देखें जी, ये 16 रियासतें हैं छोटी छोटी। ये इनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं, गैर जरूरी है कोई इतना। इसमें से सिर्फ एक अहम तरीन है, गंधारा, क्योंकि हमारे मुल्क में है तो अक्सर पूछ लेते हैं गंधारा सिविलाइजेशन। तो इसको हम देखेंगे, इसके ऊपर है कंबोजिया। इसको भी मैंने मेंशन किया हुआ है। मेरी कास्ट जो है, वैसे तो मैं कास्ट और इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं रखता, लेकिन मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था अपने पीएमएस के इंटरव्यू के टाइम पर। कुछ लोग जो हैं, कुछ, मेरी कास्ट कंबो है, तो कुछ लोग कंबोज को, कंबोजिया सल्तनत के जो रूलर था, ये कहते थे कि उसकी कास्ट है, उसकी वजह से इलाके का नाम फिर कंबोजिया, उसकी रियासत का नाम पड़ा। तो अफगानों के साथ ये अपनी, कुछ लोग कंबोज को लिंक करते हैं। खैर, तो ये इसमें से मैंने आपको बता दिया कि ये गंधारा सबसे अहम है इन 16 में से। तो ये किसी को याद रह जाए, इसको उर्दू में कहते हैं महाजन, महाजन पद, महाजन पद। ये 16 रियासतों का कलेक्टिवली नाम था।
तो अच्छा, इनका अंजाम क्या हुआ, ये बाद में कॉन्कर कर ली, बड़े बड़ी मतलब कंबाइन हो गई, इसको एक ऐसा हुक्मरान आया जो इनको फतह करता गया और वो बड़ी एक रियासत बन गई। तो वो दो रियासतें बड़ी मशहूर हुई बाद में, एक मौर्य, फिर मौर्य खत्म होती है तो कुशन। ठीक है। तो एक और अब मशहूर जमाना करेक्टर आ रहा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये कौन था ये? अलेक्जेंडर का नाम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसने आधी से ज्यादा दुनिया फतह कर ली थी। और इस इलाके में एक किंग था जो पंजाब वगैरह के इलाके में नुमाया था, किंग पोरस, राजा पोरस, इसको उर्दू में कहते हैं राजा पोरस। तो इसने राजा पोरस को बैटल ऑफ हाइडस हाई, पूरा याद नहीं रहता तो कम से कम मैंने आपको बताया था ये तो याद करें ना। तो अलेक्जेंडर ने हमारे खित्ते में 326 में कदम रखा और इस गर्ज से रखा कि ये इलाका भी मैंने फतह कर लेना है। तो अच्छा, ये अलेक्जेंडर बुनियादी तौर पे इस पे जो इन्फ्लुएंस था अलेक्जेंडर का, ये कहाँ का था? अलेक्जेंडर, जिसका अलेक्जेंडर कहाँ पैदा हुआ था? अलेक्जेंडर पैदा हुआ था मैसेडोनिया में। ग्रीक के साथ इलाका है मैसेडोनिया, इसको उर्दू में मैसी दुनिया भी कहते हैं, मैसी दुनिया, और अंग्रेजी में मैसिडोनिया। तो ये वहां से आया था। और ये क्योंकि ग्रीक के साथ है, असल जो इन्फ्लुएंस था ना, जो उस वक्त सिविलाइजेशन थी वो ग्रीक सिविलाइजेशन थी। तो ये उसी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। इस पर जैसे हम इंडियन सिविलाइजेशन, हम पाकिस्तान सिविलाइजेशन नहीं कहते, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोग हैं। तो ये ग्रीक था बुनियादी तौर पे, ग्रीक में नहीं रहता था, रहता मैसेडोनिया में था, उसके साथ वाला हमसाया मुल्क, लेकिन बहरहाल एथनिकली ये ग्रीक था। तो ये आ गया। अच्छा, जो भी ग्रीक से रेलिवेंट होता है ना, उसको कहते हैं हेलेनिस्टिक, यानी कि ग्रीक सिविलाइजेशन का दूसरा नाम समझ लें हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन। तो इसने आकर हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, यानी कि इसकी वजह से थोड़ा ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस भी हमारे खत्ते पर आता है। और हुआ ये कि इसने इसको किंग पोरस, ब्यास रिवर के पास किंग पोरस ने इसकी फौज को शिकस्त दी। ठीक है। और एक और चीज बड़ी मशहूर है। तो इसको फिर जब इसकी आर्मी थक चुकी थी, वो वहां से ग्रीस से लड़ती हुई आ रही थी बेसिकली। तो इसकी शिकस्त की बुनियादी वजह, फिर इसको तीर पड़ा, और तीर तीर कहाँ पड़ा इसको? मु- मुल्तान के अंदर। मुल्तान का पुराना नाम था मालियन। आसान हो रही है तो एक सेकंड वेट कीजिए। जी, तो वापस शुरू करते हैं। तो जी इसको एक तीर पड़ा था मुल्तान में अलेक्जेंडर को, जिसकी वजह से इसकी हालत खराब हुई। क्योंकि मुल्तानियों के बारे में, क्योंकि मुल्तान से तो यहाँ पर मजाक में ये भी कहते हैं कि अलेक्जेंडर को मुल्तानी ना भिड़ते तो अलेक्जेंडर ने दुनिया फतह कर लेनी थी पूरी। तो मुल्तानी टक्कर गई। मालियन एक कबीला था, उसकी बुनियाद पर मुल्तान के इलाके को मालियन लोगों की वजह से मुल्तान कहा जाता था।
तो एक और भी मुल्तान का पुराना मुलास्थाना भी कहते हैं। खैर, इस कैंपेन को वो कहता है मालियन कैंपेन, जो उसने मुल्तान के इलाके में की थी। तो खूनी बुर्ज जो इलाका है, मुल्तान के अंदर एक इलाका है खूनी बुर्ज। इसकी सिग्निफिकेंस या इसका नाम खूनी बुर्ज इसलिए है कि यही वो इलाका था जहां इसको तीर पड़ा था। खूनी बुर्ज के गोलगप्पे बड़े मशहूर हैं, और आज भी वहां पर एक छोटी सी जगह बनी हुई है। तो एक और भी सिग्निफिकेंस है खूनी बुर्ज की। यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे, सिखों के खिलाफ भी छोटा सा मुहावजा आई हुई थी। सिखों का जो दीवान था, जो उनका हुक्मरानों का कह लो कि हेड था, उनका चीफ गवर्नर था। तो तो वहां पर उस उनके भी दो रिप्रेजेंटेटिव, गोरों के, ब्रिटिश एम्पायर के दो रिप्रेजेंटेटिव मिलने गए थे। तो उनके साथ भी लड़ाई खूनी बुर्ज में हुई थी। तो खैर, मालियन कैंपेन के अंदर इसको तीर लगा, ये वीक हो गया। आर्मी कहती थी हम मजीद नहीं लड़ते। इसका इरादा था आगे मुल्तान के बाद ईस्टर्न साइड दिल्ली और फिर जो है ना साउथ इंडिया में जाने का। तो आर्मी ने इसकी म्यूटनी, म्यूटनी का क्या मतलब होता है, बगावत हो जाना। तो आर्मी ने कहा भाई हम नहीं लड़ते आगे। आर्मी को खबरें मिली कि जो उधर की फौज है, उनके बहुत ही बड़े बड़े हाथी हैं, और बहुत ही कोई सैकड़ों, बड़ा एक अफवाह सी फैल गई और थे भी सही। पूरी दुनिया घोड़ों पर लड़ती थी, इंडिया की फौजें हैं हाथियों पर लड़ती थी। तो हाथी हमारे इलाके का खासा था। तो तो वो एक खौफ की, और वो थके हुए थे, तो इन्होंने कहा भाई हम नहीं लड़ते। तो फिर इसने यही बेहतर जाना कि ये वापस हो गया, अपनी हालत इसकी खराब थी। तो ये उस वक्त तो नहीं मरा, 3 साल बाद बेबीलोनिया का इलाका है जो कि इसकी रियासत का हिस्सा था। इराक वाला इलाका है ये, इराक वाला। इराक में जो यूफ्रेट्स और टिग्रस का इलाका है ना, ये वहां पर एक सिविलाइजेशन थी, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। ये वहां जाकर फिर इसका इंतकाल हो गया 323 में। तो याद करने की चीज है जी, कहाँ से आया, मैसिडोनिया से आया, लिख लें, ये नहीं लिखी हुई बात। बैटल ऑफ हाइडस पास के अंदर शिकस्त हुई किंग पोरस, राजा पोरस के हाथों, और फिर मुल्तान में इसको तीर लगता है और 323 में मर जाता है। ये वाला सबसे ज्यादा आता है अक्सर। 326 कब आया जी मुल्तान, पाकिस्तान में, सॉरी इंडिया में कब आता है 326 में। तो उसके बाद मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कितनी सिविलाइजेशंस थी मेन। तो मैंने आपको पहले बताया है, एक मौर्यन थी, मौर्यन या मौर्य अंपायर। एक मैंने आपको बताया कुशन अंपायर, और फिर गंधारन सिविलाइजेशन, ये मैंने आपको बताया टेक्सला में। ठीक है, तो अभी हम इनको पढ़ते हैं। मौर्यन सिविलाइजेशन कौन सी थी? मैंने आपको बताया छोटी छोटी रियासतें थी। तो वो मौर्य, एक बंदा था, किंग था या जो भी, उसका नाम था चंद्रगुप्ता मौर्य। ये अक्सर हिंदू अपने ना नारों में भी लगाते हैं, चंद्रगुप्ता मौर्य, इस तरह करके वो बड़े जोश से ना नारे लगाते हैं। बड़ी इनकी मिथोलॉजी में, इनकी हिस्ट्री में बड़ा अहम मुकाम रखता है। ये जब हम अपने मुगल दौर ये गिनवाते हैं ना इंडो पाक के, तो कहते हैं जी तुम क्या थे, तुमने तो कब्जा किया एंड बला बला। असल तो हमारा इलाका जो है ना मौरियंस का था, और ये वो, और ये ना मुस्लिम्स को इन्वेडर्स कहते हैं, हालांकि ये खुद भी इन्वेडर्स हैं। मौरियंस कोई जमीन से थोड़ी उगे थे, उन्होंने भी तो ड्रेविडियंस और उससे पहले आर्यंस को मारकर इलाका कब्जा किया ना, और फिर आर्यंस से पहले उन्होंने द्रविड़, तो हर नस्ल ने दूसरी को मारा ही है। तो ऐसे ही तो नस्लें आबाद होती हैं। तो तुम किसी एक नस्ल को इस बेस पर कि जी तुम बाहर से आए थे, जो इंडिया के अंदर आजकल जो हिंदुत्वता चल रही है, यही कहते हैं ना कि तुम तो इन्वेडर्स हो। और भाई इन्वेडर्स थे, 1000 साल हो गए यहाँ आए हुए। तो हम इस इलाके की आइडेंटिटी मान चुके हैं। इधर हमारी 10 नस्लें आबाद हुई हैं, पैदा हुई हैं, फौत हुई हैं, यहीं दफन हुए हैं। इधर की रस्में हमारी रस्मों का हिस्सा हैं, इधर के खाने हम ही खाते हैं। हमारे यहाँ यार ठीक है, कैरेबियन कल्चर मौजूद है, कहते हैं जी हम, आप एलियन कल्चर है जी, बाहर का है। लेकिन हमारे यहाँ इंडियन कल्चर ज्यादा मौजूद है। तो आप हमें बाहर का कैसे कह सकते हो, हम यहीं के हैं। अगर हम बाहर के हैं, फिर आप भी बाहर के हैं, फिर इसका कोई एंड नहीं है। तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने ग्रीक्स को पहले हराया, जो बचे कुचे रह गए ग्रीक्स। अलेक्जेंडर तो चला गया ना अपनी कैंपेन लेकर, तो अपने बाकी हाथ छोड़ गया था। तो देखे ना, वो 326 में जाता है, तो ये 321 में आता है। ठीक है, ये वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन एक रीजन, एक इरा याद रख लें कि हजरत ईसा के पैदाइश से पहले के मतलब इतना तो आपको याद है ना कि मौर्यन से महाजन महाजंडा पास थे,
महाजन पद, सॉरी, और उससे पहले आर्यंस कब आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 में, आर्यंस 1500 में, बुद्धा 563 में, अलेक्जेंडर 326 में, मॉन्स कोई 300 के आसपास, फिर कोई 100 के आसपास कुशन अंपायर आ जाती है। और इनसे दोनों से पहले टॉप लेफ्ट में क्या चल रहा है, गंधारन सिविलाइजेशन, टेक्सला और इस्लामाबाद साइड पर, ठीक है। तो ये दरमियान में थोड़ी सी, ये भी थोड़ी सी इतनी कोई अहम इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको मैं सिर्फ इतना बताता चलूं कि जब ये मौर्यन जो कुशन्स की अंपायर्स आबाद हो रही थी, तो पार्थियंस भी आए हैं, इंडो पार्थियंस, इंडो ग्रीक्स भी आए हैं, मतलब काफी सारी कौमें आई हैं। पार्थियंस के आए थे ईरान और ये मंगोलियन साइड के लोग थे, ठीक है। तो ये ग्रीक्स और पार्थियंस जो कह रहे थे इधर आए हैं, तो इवेंचुअली इन्होंने आकर इलाके कब्जा भी किए, फिर इनको मारे पड़ी, इनकी नस्लें फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई, या इंटर मैरिज करके, मतलब ये आए और हम में जम हो गए, कुछ जम हो गए, कोई मारे गए, कुछ सौ, कुछ 10 20 30 50 100 साल उन्होंने हुकूमतें भी की, ठीक है। लेकिन कुशन और ये जो मौर्यंस थे, दीज आर कंसीडर्ड टुडे एज इंडियन स्टेट्स, या एटलीस्ट जिनकी एसेंस हिंदुइज्म पर या बुद्धिज्म पर थी। तो चंद्रगुप्ता मौर्य एक बड़ा अहम करेक्टर है, इसने मौर्यन अंपायर बनाई थी। दूसरा इनमें अहम करेक्टर है अशोका, ये तो आपने बड़ी जगह सुना होगा, शायद फिल्मों में भी, शाहरुख खान की भी एक फिल्म है। यार एक ही बात है जुनेद, इसका मुखफ़्फ़फ देख लीजिएगा, बीसीई का, लेकिन एक ही बात है, बीसीई इसको सर्च कर लें तो बेहतर है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता, मैं कहूँ कि मुझे पता है, लेकिन बीसी का मतलब तो बिफोर क्राइस्ट होता है, बीसीई स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बीसी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर करंट एरा भी कहते हैं। समझ आ गई होगी आपको, होपफुली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। करंट एरा शुरू हो रहा है 2000 से, सॉरी, एक ईस्वी से, और बिफोर कॉमन एरा या बिफोर रिटन हिस्ट्री, बिफोर क्रिश्चियन एरा भी वो कह रहा है, इसको क्या कहते हैं, तो कुछ भी समझ लें, मतलब इसका वही है कि हजरत ईसा की पैदाइश से पहले वाला वक्त, ठीक है। तो तो अशोका, ये फिल्मों में मैंने आपको बता रहा था, फिल्मों में बड़ा आया है, शाहरुख खान भी एक फिल्म में अशोका बना होता था, शोका शोका, ये बड़ा, वो पट्टी बांध के और शर्ट लेस और पीछे से यूं, तो ये अपनी मिथोलॉजी में, अपनी फिल्मों में बड़ा दिखाते हैं। इनकी हिस्ट्री यही है, उसके बाद तो इनको मार पड़ती रही है अगले एक के साथ एक। तो ये अपनी हर कौम ना, अपनी पुरानी, हर नाकाम कौम पुरानी चीजें ग्लोरीफाई करती है। तो मुसलमान आपने देखा, नहीं नहीं, उसमें सिर्फ करेक्टर है, उसका हिस्टोरिकल कोई वो नहीं था, वैसा बना हुआ है वो बस अशोका का, मतलब वो उस अशोका की हिस्ट्री नहीं दिखा रहे उसके अंदर, बस वो उस इलाके का, मतलब वो स्टोरी कुछ और ही है, लव स्टोरी या हेट स्टोरी या वट एवर, वो जो जिस तरह होती है फिल्में, वो टिपिकल फिल्म है, वो हिस्टोरिकल फिल्म नहीं है। तो अशोका के ना अगर आप देखें ना, तो मुजस्मे पड़े होते हैं इधर टेक्सला म्यूजियम के अंदर, बड़े बड़े मुजस्मे, तो एक तो बुद्धा के हैं, एक अशोका के। तो अशोका हिंदुइज्म का, सॉरी, बुद्धिज्म का बहुत बड़ा करेक्टर है। तो मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म की तबलीग किसने की, बुनियाद थी उसकी बुद्धा, लेकिन जो उसको पॉलिटिकली प्रमोट किया वो अशोका ने किया, ठीक है। पहले चंद्रगुप्ता ने भी, और फिर अशोका ने बहुत बड़े लेवल पर, तो इन्होंने पूरे हिंद के अंदर श्रीलंका और ईस्टर्न जो है ना इलाकों में, चाइना तक और इधर उधर अपने जो है ना तबलीगी भेजे। दूसरे मजाहिब में तबलीगियों को हम क्या कहते हैं, मिशरीज, मिशंस, मिशंस, ये तो ये पाकिस्तान में मिशनरी स्कूल होते हैं, हम क्रिश्चियन स्कूल कहते हैं, मिशनरी स्कूल्स। अब आ रही है इरफान आवाज आपको? हेलो, इरफान कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही, किसी और के साथ भी हो रहा है मसला? यार मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह का, लाउड एंड क्लियर है जी, वो कह रहा है, चलें, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आ जाती है, अगर ज्यादा कोई मसला हो तो फिर मैं, ये मैंने जो है ना इमरजेंसी हैंड फ्री रखी हुई है, क्योंकि मैं एयरबड यूज कर रहा हूँ। तो चलें जी, आगे चलते हैं फिर। तो अशोका ने जो है ना मजीद
जो है ना इस इलाके को बुद्धिज्म को बहुत फरोग दिया। तो हिंदुइज्म की सही कमर तोड़ी है अशोका ने। और ये पढ़ाई लिखाई और ये इन्होंने ये लिटरेचर बड़ा प्रमोट किया है। तो टेक्सला के अंदर मैं आपको बताऊं, एक यूनिवर्सिटी है, जूलियन यूनिवर्सिटी, जूलियन। वो आर्ग्यूएबली तारीख की सबसे पुरानी, वैसे मानते नहीं है ये, लेकिन बुद्धिस्ट वगैरह क्लेम करते हैं कि तबाह हुई हुई यूनिवर्सिटियों में से अब अभी तो जो चल रही है वो चल रही है। ये जो डिस्ट्रॉय हो गई थी किसी वजह से, जब सिविलाइजेशन पूरी खत्म हुई किसी वजह से, तो जूलियन यूनिवर्सिटी है, मैंने वो विजिट भी किया है। उसकी तकरीबन तकरीबन कह लें कि एक पहाड़ से भी इतनी कोई ऊंची बनी हुई है, और सारी स्टेयर्स बनी हुई है, और बड़ी जबरदस्त करके उन्होंने, यानी कि बड़ी सिक्योर और सेफ स्टेयर्स हैं, कोई आम 50 प्लस का बंदा भी जा सकता है। बड़ी ग्रिल्स लगी हुई, प्रमोट ही नहीं करते टूरिज्म, वरना बहुत कुछ है। तो ऊपर एक बाबा सा बैठा हुआ था जब हम ऊपर पहुंचे, तो वो जो है ना, वो भी बाबा भी सो रहा था, वो खंडरों के अंदर सो रहा था। मैंने कहा बाबा पता चले यहाँ पर ही उसने अपना कोई घर शरीफ बसा रखा हो। तो खैर और बड़ी जबरदस्त फॉर्म में थी, यानी कि उसकी दीवारें, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स की छोटी छोटी दीवारें होती हैं, 2-3 फुट की दरियाफ्त होती हैं, उस यूनिवर्सिटी की दीवारें 10-10 फुट की दरियाफ्त हुई थी, पत्थरों से बना हुआ। तो खैर, तो ये सारा अशोका के दौर में हुआ है। ठीक है। और अशोका के बाद वो कह रहा है जी अंपायर गिरना शुरू हो गई। तो वैसे तो मतलब मौर्यंस के अंदर भी पूरे पत्नी हिस्ट्री पढ़ना शुरू हो तो खत्म ही नहीं होती, लेकिन जाहिर है कहीं मैंने आपको कहा हुआ है कि लाइन लगानी है। तो अशोका और चंद्रगुप्ता मौर्य, ये दोनों आपने याद रखने हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखें कि ये टेक्सला के अंदर है जी, टेक्सला के अंदर, इस्लामाबाद के करीब इलाका है टेक्सला, जहाँ काफी सारे। और अब मजे की बात बताऊं कि यूईटी टेक्सला को टेक्सला में बनाने की वजह भी यही थी कि एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है उस शहर की, उसको दोबारा री इन्विगोरेट, उसको दोबारा एक नई साख दी जाए, नई पहचान दी जाए कि ये हिस्टोरिकली। मेरी एक दफा एक यूपीएससी के कैंडिडेट थे, उनसे बात हुई थी इंटरनेट के थ्रू, चेस खेलते हुए। तो उनको बड़ा पता था इन चीजों का, हमारे से ज्यादा उनको पता था। बड़ी हैरत हुई बड़ी मुझे। तो तो खैर कुशन, उसके बाद दूसरी अंपायर आ जाती है कुशन। ये वो टेक लगाने वाला कुशन नहीं है। तो किशन भी इनका कॉमन नाम है इंडिया के अंदर, वो भी इसी से निकला है। तो 127 ईस्वी के अंदर, बस इसका एक थोड़ा बहुत याद रखें, वो 300 के अराउंड थी, ये 100 के अराउंड, 100 के अराउंड। तो इसका जो कैपिटल है ना, वो कौन सा इलाका है, वो है जी पिशावर। यानी कि ये हमारे इलाके में ज्यादा आबाद थी। जो मौर्यंस थी ना, वो मैंने लिखा भी हुआ है, वो बताना भूल गया। ये पतली पुत्रा, पतली पुत्रा, तो पत्नी बेटा कमजोर था। पतली पुत्रा जो है ना, ये मॉडर्न डे पटना का इलाका है, पटना का, इंडिया के अंदर पटना का इलाका। तो ये उसके पास ये पतली पुत्रा था। तो ये कहाँ हो गया, ईस्टर्न इंडिया के अंदर। और अगर हम इस एम्पायर की बात करें तो कुशन एम्पायर ये कहाँ है जी, ये, अच्छा ये मैं आपको दिखाता भी चलूं, ये है जी मौर्यन एम्पायर। देख रहे हैं, ये हिंदुओं की सबसे बड़ी कामयाब, या जब इन्होंने सबसे ज्यादा रूल किया है। तो हिंदुओं ने नहीं, मतलब एटलीस्ट मुसलमानों से हटकर ज्यादा तो ये बुद्धिस्ट थे। तो ये खड़ा है पटना, ईस्टर्न, ये बंगाल, ये देखें, ये बांग्लादेश का मैप है ये वाला, और ये ईस्टर्न बंगाल है। तो ये यहाँ पर, यहाँ से रूल होती थी ये रियासत। और ये खड़ा है टेक्सला, क्योंकि यहाँ के मौसम अच्छे होते थे, तो इसलिए ये अप नॉर्थ के अंदर यहाँ पर इनके मोनेस्ट्रीज और इनकी इबादत गाहें वगैरह उस हिसाब, और ये यूनिवर्सिटी, यानी कि इनका ना रिलीजियस और कह लो कि इकोनॉमिक भी, रिलीजियस भी, और इनका एजुकेशनल हब था टेक्सला। इस वक्त भी मैं आपको हाँ बताना बता रहा था, भूल गए, बात बीच में रह गई। टेक्सला के अंदर इतनी सारी यूनिवर्सिटियां बनाई है इन्होंने, हाईटेक वहां पर है, यूटी टेक्सला वहां पर है। और थोड़ा इस पास चले जाएं तो वाह मेडिकल कॉलेज है, कॉमसेट्स है वहां पर एक कैंपस काफी बड़ा, वाह इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो 5-6 यूनिवर्सिटी, छोटा सा शहर है, और 5-6 यूनिवर्सिटियां हैं एक छोटे से खत्ते में।
तो ये आइडिया यही था कि उस इलाके की एजुकेशनल इंपॉर्टेंस को उजागर किया जाए। तो खैर, सिल्क रोड क्या है जी, ये अब थोड़ा सा समझ लें। सिल्क रोड क्या है, मैं इधर से आपको बता देता हूँ मैप से, ये मेंशन तो नहीं किया हुआ। ये जो यहाँ से ट्रेड होती थी ना ईस्टर्न साइड से, ये यहाँ पर एक पीछे इंडोनेशिया और मलेशिया हैं, उनके दरमियान में एक इलाका है जिसको हम आगे स्टेट्स पढ़ेंगे। यहाँ से करके ना वो आते थे जहाज, वो यहाँ से होते हुए ये, फिर ये बे ऑफ बंगाल यहाँ पर एक कुछ देर रुकते थे, फिर इधर से गुजरते हुए, ये गुजरते हुए फिर अगला स्पॉट है जी अरेबियन सी। ठीक है, ये वो इलाके हैं, बे ऑफ बंगाल हो गई, अरेबियन सी के पास पोर्ट हो गई, जहां पर पानी के लेवल ऐसा है कि दरिया जहाज रुक सकते हैं। तो इसलिए कदीमी ट्रेड यहीं से होती थी, और इस रूट को सिल्क रूट कहा जाता है। एंशियंट सिल्क रूट वो यही है। इसके आगे भी जाता है, इसके आगे कहाँ जाता है, इसके आगे जाता है फिर आगे पर्शियन गल्फ में, यहाँ पर ईरान आ जाता है ना, तो आगे फिर पर्शियन गल्फ आ जाती है, नीचे सऊदी अरब और ये सारे शुरू हो जाते हैं, फिर ये आगे कनेक्ट हो जाता है सुइस कैनाल से। सुइस कैनाल फिर आगे मेडिटेरियन और यूरोप को कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा मतलब पूरी दुनिया एक तरह से इस रूट के साथ कनेक्ट थी तारीखी तौर पे। इधर से मलेशिया इंडोनेशिया से होता हुआ मालाका स्ट्रेट से पास होके बे ऑफ बंगाल, श्रीलंका से गुजरता हुआ, इंडिया से भी जिसने ट्रेड करनी है वो यहाँ पर आ जाए, वो अंदर जाहिर रोड्स के थ्रू आएंगे। इधर से किसी ने करनी है तो वो यहाँ से पहुंच जाए। रशिया ने आना है तो रशिया, मैंने आपको हमने पढ़ा था ना कोल्ड वॉर, उनको बड़ा मसला ये था कि उनके ऊपर के जो दरिया थे वो सर्द हो जाते थे, तो उनको वार्म वाटर्स चाहिए थे, इसलिए पाकिस्तान बड़ा अहम है उनके लिए। अच्छे ताल्लुकात, उनकी ट्रेड रुक जाएगी। आज भी ज्यादातर ट्रेड जहाजों के थ्रू नहीं होती, बहरी जहाजों के थ्रू ही होती है। सिल्क रूट, इवन टुडे सिल्क रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुसैन एम्पायर का अंजाम ये होता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, ज्यादा अहम बात नहीं है, बस समझने के लिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। और ससानिड्स, ससानिड्स एम्पायर जो है ये पर्शियन है, ससानिड पर्शियन एम्पायर। और फिर बाद में एक एम्पायर आती है गुप्ता एम्पायर। तो इवेंचुअली इसने उनको, ये भी खैर इतनी अहम नहीं है, जाहिर है मैंने पिक एंड चूज की हुई है, तो किसी को याद रहे तो रख ले। लेकिन बस इतना ही काफी है कि सन 100 समथिंग के अराउंड अगर आप इतना भी याद रख लें, और 300 समथिंग के अराउंड मौर्यन एम्पायर एक बुद्धिस्ट की गुजरी है, और ये भी बुद्धिस्ट की थी ज्यादा। ये भी बुद्धिस्ट की थी। हिंदुओं के अंदर जिस तरह कास्ट के तौर पे डिवाइड थे ना वो, इसीलिए वो पॉलिटिकली कभी यूनाइटेड हो ही नहीं सके। उनकी अगर रियासतें थी भी छोटी छोटी थी, देखें, इसलिए तो इनको मारे पड़ते। अब जाके मोदी को और इंडिया क्यों हाइपर नेशनैलिटी की तरफ आया है, वो कहते हैं जी तुम एक कौम बने ही नहीं कभी, तुम एक, इसलिए तुम्हें कभी बुद्धिस्ट मार रहे हैं, कभी तुम, हालांकि बुद्धिस्ट ने इनको नहीं मारा। ये इनकी जो है ना सेक्टेरियनिज्म, सेक्ट्स जो इनके थे, कास्ट सिस्टम की वजह से लोग खुद ही बुद्धिज्म लोगों ने ज्वाइन किया। तो खैर, मैं आपको बता रहा था टेक्सला गंधारम सिविलाइजेशन, ये 500 के अराउंड आबाद होना शुरू हुई है। और इस पर ये आबाद किसकी वजह से होना शुरू हुई है, कुछ ये इस पे मौर्यन एम्पायर का इन्फ्लुएंस है, कुछ इस पे, बहरहाल ये बुधा, बुधा के टाइम से ही इधर इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया था। तो करते कराते इसका जो कैपिटल था टेक्सला था, मैंने आपको बताया पहले ही। इसको पहले टेक्सासिला भी कहते थे, टेक्साशिला, टेक्साशिला। तो ये मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, शुमाल मगरबी पाकिस्तान, इस्लामाबाद और ये साइड सारी थी। तो इस पर क्योंकि सबसे पहले जो भी कौमें आती थी, ग्रीक्स आए, पर्शियंस आए, वो इसी बॉर्डर से आते थे, लेफ्ट से। तो इस इलाके पर सबका जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस है। गंधारा आर्ट, ग्रीको बुद्धिस्ट स्टाइल गंधारा आर्ट जो है ना, अगर कभी पूछ ले कोई गंधारा आर्ट किस तरह का आर्ट है, तो गंधारा आर्ट पर छाप है ग्रीको बुद्धिस्ट, यानी कि बुद्धिज्म की भी छाप है और ग्रीस की भी छाप है, क्योंकि ग्रीक्स वहां पर आए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, हिंदू रूलर्स, गुप्ता, जिस तरह मैंने आपको बताया, फिर इस्लाम आ गया। तो ये फिर फारिग होते गए बुद्धिस्ट यहाँ से। आज वहां पर कोई बुद्धिस्ट नहीं है, हालांकि बुद्धिस्ट टूरिज्म हम शदीद जनरेट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, जितनी उधर, उधर एक इलाका है सिरकप, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने था, एक इलाका सिरसक है, मोहड़ा मुरादू है, और टेक्सला म्यूजियम है, हर वक्त गोरे आए होते हैं टेक्सला म्यूजियम में।
और भी काफी इलाके हैं। खैर, एक जो मैंने जैसा होता है ना, ग्रीक्स आए और भी मंगोलियंस ने भी इनको मारा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक कौम थी, उनको व्हाइट हंस कहते थे, गोरे थे इसलिए व्हाइट हंस। और दूसरा नाम उनका था, ओरिजिनल नाम हेप्थलाइट हंस। तो ये कोई 400 से 600 के अराउंड। अब ये हम बीसी से निकल के आगे आ गए हैं सीई की तरफ। यानी कि सीई दूसरा दूसरा वर्ड है, इसको भी देख लीजिएगा फुल फॉर्म क्या है, पूछने वाले। सीई इज इक्वल टू एडी, आफ्टर डेथ ऑफ आफ्टर द अराइवल ऑफ हजरत ईसा। तो ये आफ्टर डेथ ऑफ हजरत ईसा, तो यानी कि जो हमारा सन 1 ईस्वी है ना, वो इक्वल टू है 1 सीई के। यानी कि आप जो मॉडर्न तारीख है ना, इसको एडी भी लिख सकते हैं। अब 2025 सीई भी चल रहा है, 2025 एडी भी चल रहा है, ठीक है। सीई स्टैंड्स फॉर, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था, लेकिन हमने बीसी देखा है तो कॉमन सेंस यही कहती है कि दिस मस्ट बी क्राइस्ट एरा। वो बिफोर क्राइस्ट एरा था, तो ये क्राइस्ट एरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से देख लीजिएगा, कंफर्म यही होगा इसका मतलब। तो ये खैर मैं उसको लिखना भूल गया, ऊपर कंबाइन कर देना चाहिए था। चलें, मालियन, मैंने आपको बताया मुल्तान का पुराना नाम सीज ऑफ मालियन सिटी मुल्तान, ये हम पहले बात कर चुके हैं। बेबीलोनिया भाग गया और फिर मार गया। तो अच्छा, खैर हेफ्थलाइट हंस का बता रहा था, ये मैं आपको ठीक करके भेज दूंगा। 450 से 600, 450 से 600, यानी कि हज़रत ईसा के पैदाइश के बाद वाला एरा चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि फ्लाइट हंस आते हैं मंगोलिया और ताजिकिस्तान से, और ये इंडिया, पर्शियन, गंधारा जो टेक्सला वाला इलाका है, इसको मारते हैं ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स और ये वो। यानी कि दे वर प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडो पाक एरा, ठीक है। इनको फिर, इनका भी वही हुआ बाद में, पर्शियन ससानिड्स, पर्शियंस जो थे और इंडियन रूलर्स, फिर वो, क्योंकि पर्शियन एम्पायर बढ़ रही थी ना, हमने इस्लाम में भी पढ़ा थोड़ा बहुत जब हमने उसको पढ़ रहे थे फलस्तीन को। तो अराउंड हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो है रालत जो है, वो कब हुई है, 570 एडी में। तो उधर से इस्लाम आ रहा था, ठीक है, इस्लाम का अराइवल हो रहा था। और दूसरा, उस वक्त हम अक्सर इस्लामिक हिस्ट्री में सुनते हैं कि रोमन और पर्शियन एम्पायर पीक पर थी। तो पर्शियन एम्पायर क्योंकि पीक पर थी, तो उन्होंने इनको मारा। वरना ये आए थे 450 में, लेकिन अराउंड 600 में पर्शियंस का दौर दौरा था। तो पर्शियंस का इनकी जो है ना फाइनल जो है ना एलिमिनेशन का बाइस बने। तो ये सारा हो गया जनाब। आखिर में आ जाते हैं जनाब, 600 तक आ गए। तो 600 में मैंने आपको बता दिया कि व्हाइट हंस का अख्ताम होता है। इंडियन रूलर्स, कुछ गुप्ता रूलर्स थे जो आखिरी इंडियन रूल करने वाले, और पर्शियंस ने भी इनको मारा। और अब इलाके पर दोबारा हिंदुइज्म की छाप आ चुकी है। बुद्धिस्ट फारे हो गए, हम्स ने उनको मारा बुद्धिस्ट को। तो अब वापस जो है कुछ पर्शियंस का हुकूमत है, और कुछ इंडिया के उसी तरह से पहले वाला दौर आ गया। छोटी छोटी रियासतें, जैसे वो 16 में से मेजोरिटी हिंदू रियासतें थी। तो अब इसमें जो है ना, सिंध के अंदर छोटी सी एक रियासत थी, हिंदुओं की बहुत सारी रियासतों में से, जैसे मैं बता रहा हूँ। एक रियासत राजा दाहिर के पास थी, ठीक है। तो वहां का जो राजा था सिंध का, उसका नाम था, ये सिंध का आखिरी हिंदू किंग है, राजा दाहिर। हमारे पास एक बच्चा सिंध से भी है, इसको पता होगा। सिंध में इलाका है रोहड़ी, और बैटल का नाम था अरोड़। मिलते जुलते लफ्ज हैं, अरोड़ी और रोड, अरोड़ और सॉरी रोरी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने, ये बड़ी मशहूर, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, 712 में राजा दाहिर को शिकस्त दी। इसमें चलें थोड़ा सा एडिशन आज, बैटल ऑफ अरोड़ और इलाका रोहड़ी सिंध, ये दो चलें, अगर कोई पूछ ले तो नॉलेज बेस पहले से थोड़ी सी ऊपर चली गई है। तो इसको मार भगाया, और सॉरी मार दिया, और इस्लामिक रूल। लेकिन इसने, इसको पीछे से खलीफे, अच्छा जी, इरफान कह रहा है रोहड़ी के अंदर अरोड़ यूनिवर्सिटी भी बनी है। ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ज्यादा, क्योंकि वो खुद मुस्लिम रूलर तो था, लेकिन जर्नैल था, और
लेकिन उसको खलीफे की तरफ से खलीफा, उसका खिलाफत किसकी चल रही है? बनु उमैया की चल रही है। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन 661 तक, 661 के बाद उमैयाज, कब तक? 750 तक। तो 750 में क्योंकि उमैया चल रहे हैं तो किसकी हुकूमत होगी? उधर से ही ये भेजी थी फौज। वो मैं आपको बताता हूँ उस वक्त के खलीफा का क्या नाम था, पूछ सकता है ये। तो 712 के अंदर इसको उसने, उस वक्त के खलीफा वक्त ने कहा कि आपने सिंध तक ही महदूद रहना, ज्यादा आगे नहीं जाना। तो अच्छा, एक और चीज भी है ये। खैर वो हिस्ट्री के 100 वर्जन होते हैं, अब ठीक क्या है झूठ क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि बिन कासिम पहला बंदा नहीं था जो इस्लाम, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने कई दफा कोशिश की थी ऊपर वेस्टर्न बॉर्डर से आने की, जो टेक्सला और ये वाली साइड है अफगानिस्तान वाली, तो यहाँ से आने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं बलूचिस्तान और इधर पहाड़ों से भी कई दफा आने की कोशिश की, इराक वाली साइड से, ईरान इराक से होते हुए। और कुछ कहते हैं कि हजरत उमर ने बाकायदा इस इलाके को फतह करने के लिए फौज भेजी थी बिन कासिम से पहले, 100 साल पहले, तो वो नहीं जीत सके थे। तो खैर, गॉड नोज द ट्रुथ। हम तो वो वाली हिस्ट्री फिलहाल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यूज में आती है। हमारे लिए फिलहाल जो है ना, मजीद हिस्ट्री की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा, एक चार पांच चीजें हैं, ये मैंने एक अलग से बनाई है, एमसीक्यूज के लिए पूछ लेता है अक्सर। तो ये एग्जैक्टली exactly याद ना भी हो तो, लेकिन ये पहले दो कॉलम, एक वो पूछ लेता है भाईजान मेहरगढ़ किधर है, तो बलूचिस्तान में है। ठीक है, कोयटा से इसके सबसे करीब जो बिग सिटी है वो कोयटा है, कोयटा से 120 किलोमीटर के फासले पे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो अक्सर पूछ लेता है, किन शहरों के पास है? साहिवाल के पास है हड़प्पा पंजाब में, और ये लड़काना के पास है। ठीक है, ये कोशिश करनी है याद हो जाए ये वाला टेबल। उसकी वजह ये है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती है। तो इधर जो खुदाई का काम किया था वो किया जीन फ्रांसिस्को फ्रेंकोइस जेरिगे, या जेरिग, फ्रेंच था। इसने 1974 में मेहरगढ़ दरियाफ्त किया, खुदाई करा के। दो इंडियन से, एक बैनर्जी, एक सानी, दयाराम सानी, इन्होंने 1921 और 1922 में 2 सालों में ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दरियाफ्त हुए हैं। टेक्सला इनसे पहले दरियाफ्त हो गया था, सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने दरियाफ्त किया है। ये पिंडी से अगर कोई जाना चाहे तो 30 किलोमीटर दूर है। तो ये तो आप थोड़ा रफली इनको याद कर लें क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट ही है, लेकिन ये फर्ज है आप पे याद करना ये कॉलम। और ये भी दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, लें जी, अब हम आ जाते हैं। आज का लेक्चर भी थोड़ा लंबा है वैसे, शायद 10 15 20 मिनट ऊपर चले जाएं। तो उसके बाद आ जाते हैं हम उमैयड्स की कॉन्क्वेस्ट की तरफ। तो मैंने आपको बताया बनु उमैया की हुकूमत थी, इस्लामिक सल्तनत पे। इसकी उम्र अक्सर पूछ ली जाती है, मोहम्मद बिन कासिम कितने साल का था? जी 17 साल का था। मोस्टली ये है, वैसे इसके बारे में और भी बड़ी राय है कि 17 का कैसे हो सकता है, ब्ला ब्ला। तो इसमें सुन्नी शिया हिस्ट्री का भी फर्क है। सुन्नी हिस्ट्री इसके प्रो में है और शिया हिस्ट्री इसके अगेंस्ट में है, ये भी एक खूबसूरती है। तो आप अपनी तहकीक करेंगे क्या ठीक है क्या नहीं। हम तो आपको वो बता रहे हैं जो एमसीक्यू में पूछेगा, वो 17 ही लिखना है आपने। तो मोहम्मद बिन कासिम भतीजा था हज्जाज बिन यूसुफ का, ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किताबों में। हज्जाज बिन यूसुफ, क्योंकि इस्लामी सल्तनत फैल चुकी थी काफी, इराक में थी, ईरान में थी, ठीक है, सऊदीया में तो शुरू हुई हुई, और सीरिया तक फैली हुई, इजिप्ट तक फैली हुई, तो जाहिर है मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नर थे हमारे। तो ये जो हज्जाज बिन यूसुफ था, ये उमैया का, बनु उमैया का गवर्नर था, किस इलाके का? इराक का। अच्छा, उस वक्त खलीफा वक्त कौन है बनु उमैया का खलीफा है वक्त? वलीद, ये वालिद लिखते हैं अंग्रेजी में, वैसे ये वलीद उर्दू में पढ़ते हैं, वलीद वन। वलीद वन, इसकी नस्ल लड़ी। हाँ, एमसीक्यू वाली हिस्ट्री है। तो इसकी नस्ल जाके मिलती है मरवान से। वो भी खूबसूरती हम पढ़ेंगे, मरवान का क्या करेक्टर था और वो सब। तो खैर, राजा दाहिर को शिकस्त होती है और मुस्लिम रूल स्टैब्लिश हो जाता है। वो मैंने पढ़ ली है, बैटल ऑफ अरोड़, रोहड़ी के इलाके में।
और यानी कि ऑर्डर्स किसने दिए होंगे। अच्छा, इस जंग की वजह क्या थी वो भी सारा बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि इस्लामिक कारवान जो थे, कारवान किसको कहते हैं, कारवान कहते हैं वो शिप्स जो तिजारत का सामान लेकर आए, तो वो एंशियंट ट्रेड रूट मैंने आपको बताया। तो वहां से जब वो गुजर के आते थे ना उनके जहाज, आ, ये देखें जब वो यहाँ से गुजर के आते तो ये इंडिया के साथ श्रीलंका खड़ा है, तो ये यहाँ से कोई तिजारत करके आ रहे थे, दीबल के इलाके से, सिंध का इलाका, तो इधर कहीं से रुके थे। तो इनको बहरी कज़ाब थे कुछ यहाँ पर जो कि सिंधियों से रेलिवेंट थे, यानी कि उधर जो राजा था, राजा दाहिर। तो इन्होंने कहा कि जी आपकी नाक के नीचे ये हुआ है, हमें मुआवजा दें, वापस इसको कंपनसेट करें। मुसलमानों ने कहा, तो इसने कहा जी कोई कंपनसेशन नहीं है, दौड़ गए। तो मुसलमानों ने फिर इन पर चढ़ाई कर दी। ये भी एमसीक्यूज वाली हिस्ट्री है क्योंकि इसके पीछे जो इतनी तनकीद होती है वो ये होती है कि ये बहाना था, असल में अपनी रियासत को तोल देना था उमैयड्स ने, तो बहाना बना के बस चढ़ दौड़े इन पे। तो खैर, ससानिड्स, अभी अभी समानिड, ससानिड्स, ये जितने भी है ना नाम, ये पर्शियंस और सेंट्रल एशियन नाम है, तो ये आपने याद रखना है, एस वाले। तो एक डायनेसिटी चल रही थी उस वक्त, ये पाकिस्तान है, प्यारा पाकिस्तान, और ये मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान है, यहाँ पर ईरान चल रहा है। तो ये ईरान और ये सारा इलाका कौन सा है, खुरासान इसको कहते थे। ये कुछ अफगानिस्तान और कुछ ईरान का इलाका खुरासान। तो यहाँ पर ज्यादातर थी समानिड डायनेसिटी, और पीछे इधर सेंट्रल एशिया है। बस इसी से गुजारा करें ये ट्रैक पैड से इतना कुछ बन सकता है। ये नहीं, ये आपको थोड़ा सा मैं खूबसूरत बना देता हूँ अब। बेहतर हो गया अब। तो अच्छा, इनके यहाँ पर्शियंस के यहाँ और सेंट्रल एशियंस के यहाँ एक रीत पड़ चुकी थी उस वक्त, वो ये कि इनके स्लेव जर्नैल थे, यानी कि ये देखते थे कोई बच्चा कोई किसी भी नस्ल का है, वो ताकतवर है, तगड़ा है, ज़हीन है, तो ये उसको कहते थे कि इसको अपना बच्चे को उठा लो, इसको अच्छी तालीम दो, इसको घुड़सवारी सिखाओ, नेजाबाजी सिखाओ, तलवार चलाना सिखाओ। तो ये वो वाले स्लेव नहीं है। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार गुलाम कैसे हुक्मरान बन गए, तो ये वो वाले गुलाम नहीं है जिसपे जुल्म होता था, जैसे वो कालों को, हबशियों को गुलाम बना। ये वो गुलाम थे जिनको प्रोटोकॉल दिया जाता था, उनकी अच्छी जो फिजिकलिटी और इंटेलिजेंस देखकर। फिर वो एक, क्योंकि वो नस्ल इस तरह की होती थी कि बच्चा जहीन होता था, फिर उसका भी, फिर वो एक गुलाम फौत हुआ तो उस गुलाम का बेटा वो फिर हाकिम आ गया। तरह स्लेव जर्नैल का दौर दौरा था। इजिप्ट के अंदर भी ममलूक से वो भी स्लेव जर्नैलों पर रिलाय करते थे, सेंट्रल एशियंस भी और ये सब भी। तो ये ससानिड डायनेस्टी मैंने आपको बता रहा हूँ कि कहाँ थी, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रीजन पे। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इधर एक बंदा था, उर्दू में इसको कहते, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्प, अल्पतगीन, उर्दू में इसको अल्पतगीन कहते हैं, और इसका बेटा फिर सॉरी दमाद आता है सबुकतगीन। ये भी आपने नाम सुना जरूर होगा, सबुकतगीन, सन इन लॉ ऑफ अल्पतगीन। तो अल्पतगीन जो था, ये समानिड एम्पायर के अंदर जर्नैल था, ठीक है। लेकिन अल्पतगीन को अगला हुक्मरान नाफिज करना था, कुछ लोगों ने माना, कुछ ने ना माना, सिविल वॉर शुरू हो गई। तो इसने क्या किया, कुछ आर्मी अलहदा की अपनी, और गजनी एक इलाका था, गजना, गजना के अंदर जाकर इसने समानिड एम्पायर को तोड़कर कुछ इलाका, गजनी का जो इलाका था गजना का, वो इसने कब्जा किया और गजना पर इसने अपनी हुकूमत बना ली। ठीक है। अब वहां पर जो अल्पतगीन और इसके नस्ल थी और वहां के रहने वाले, वो गजनी कहलाना शुरू हो गए, और वो इलाका गजना था। ठीक है। तो महमूद गजनवी जो, जिसके बारे में मशहूर बरसगीर पाक हिंद पे उसने 17 हमले किए, तो वो इन्हीं की औलादों में से था, वो आगे आ रहा है। तो अल्पतगीन आया पहले,
फिर अच्छा, ये लिखा हुआ वही बात थी मैंने बता दी है। इसने मॉडर्न डे गजनी, मॉडर्न डे, अच्छा आज उसका नाम है उस इलाके का गजनी, जो अफगानिस्तान का सूबा है, उस वक्त क्या इलाके का नाम गजना था। तो इसके बाद मुक्तगीन जाता है तो उसका दामाद उसके इलाक उसकी कुर्सी पे बैठता है, और ये उस इलाके को बढ़ाता है। तो गजना से फैलती हुई सल्तनत काबुल, और काबुल से फैलती हुई केपीके तक, खैबर पख्तूनख्वा तक, जो है ना मॉडर्न डे खैबर पख्तूनख्वा तक इसकी हुकूमत आ गई। ठीक है। और एक डायनेसिटी चल रही थी, मैंने अब अगेन आपको बता रहा हूँ कि हिंदुओं की छोटी छोटी सल्तनत थी, जैसे राजा दाहिर की साउथ के अंदर, सिंध वाली साइड पर। तो एक शाही डायनेसिटी चल रही थी। डायनेसिटी क्या होती है? लड़ी, लड़ी नस्ल दर नस्ल किसी की। तो शाही डायनेसिटी चल रही थी, उसका नाम था हिंदू शाही डायनेसिटी। उसका एक बादशाह था, अभी हम एक याद किया राजा दाहिर, दूसरा याद कर लें राजा जयपाल, और इसका बेटा अनंदा पाल, या अनंदा पाला, जयपाला भी कहते हैं जयपाल भी कहते हैं। तो जयपाला और अनंदा पाला। तो ये गंधारा जो हमने ऊपर पढ़ ली है केपीके वाली साइड, और ये सॉरी इस्लामाबाद पिंडी टेक्सला वाले साइड, और काबुल, और ये यहाँ पर थी, यानी कि जो सर्द इलाके हैं इनकी हुकूमत यहाँ पर थी हिंदू शाहियों की। तो जो पहला टाकरा पड़ना था गजनियों का, वो जाहिर है इनसे पड़ना था, वो अफगानिस्तान वाले साइड से आ रहे हैं गजनी थे। तो पहली रेड इसने की। कुछ लोग कहते हैं कि ये हीरो है, हमने तो इन पर अपने रॉकेटों के नाम भी रखे हुए हैं, इनको बढ़ा चढ़ा कर बहादुर और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये लंबी बहस हो जाएगी, पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ ने भी की थी, लेकिन उस बहस का दो टोक। मेरा नैरेटिव तो यही है कि अगर ये इतने सगे थे ना, तो ये फिर यहाँ पर आके रूल करते। तो ये हमें कमी, और पत्नी मैंने पहले भी बताया था, पत्नी क्या क्या कहते थे, और जी गर्म इलाकों के अवाम, और गंदुम खानी कौम, ठीक है, और पत्नी क्या, तो हम वॉरियर कौम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारे खिलाफ बड़ा तासुब रखते थे, तो ये कोई हमारे इतने सगे नहीं थे। ठीक है। और पहली रेड एक दफा फिर मुल्तान, ये मुल्तान बार बार क्यों आ जाता है? मुल्तान इसलिए आ जाता है कि मुल्तान वाज अ ट्रेडिंग हब, बड़ा शहर था और अमीर शहर था। तो इसलिए सबसे पहले मुल्तानियों के विचारों पे आफत आती थी, इसलिए हमारा ये हाल हो गया। तो महमूद गजनवी ने मुल्तान पर, कभी पूछ ले पहली रेड कहाँ की है? मुल्तान पे। टोटल रेड्स कितनी है? 17 रेड्स। ठीक है। कब से कब तक है? 1027 में आखिरी रेड हो रही है, याद रखिएगा, कब से कब तक, और 1000 में पहली। तो गुलाम जिलानी ने हैंड रेज किया है, क्वेश्चन अपना ड्रॉप करते हैं। तो जी अ, किला रोहतास पे किया था? यार ये कंफर्म नहीं है, जो मैंने पढ़ा है वो मुल्तान पढ़ा है, इसको कंफर्म कर लें, कंफर्म कर लें इसको, मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगा। तो अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर है मैंने जो पढ़ा है वो मुल्तान पढ़ा है। सेकंड मुल्तान था, गुलाम जलानी कह रहे हैं। चलें ठीक हो गया, इसको कंफर्म कर लूंगा मैं, आपको फिर इस पे देखता हूँ। तो अच्छा, मैंने एक जगह ये भी पढ़ा है कि छोटी छोटी स्किर्मिशेस थी। तो इसमें ये इस वजह से कंफ्यूजन हो सकती है कि पहली मेजर बैटल क्योंकि बैटल ऑफ पिशावर थी, तो ये भी हो सकता है। वो बुनियादी तौर पर हुआ था, क्या कहते हैं, फॉर द सेक ऑफ, कह लो कि अपने रूल को तौल बख्शने के लिए। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं होता था रूलिंग क्लास का। खैर बैटल ऑफ पिशावर के अंदर जयपाला को शदीद मार पड़ी गजनी के हाथों, और ये उसको पकड़ के ले गया जयपाला को, और जयपाला को साथ ही ले गए
वहां पर जाकर ये इतना ह्यूमिलिएशन हुई इस बंदे को कि इसको फिर वापस उन्होंने छोड़ दिया 1 साल कुछ महीनों बाद। तो इसने आकर खुद को ही आग लगा ली। हिंदुओं को एक और भी वजह से मार पड़ती थी कि इसने, गजनी ने पता क्या किया था। गजनी ने जब आकर जंगी हिकमत अमली देखी तो इसने देखा इसकी फौज घबरा गई हाथियों को देखकर। तो इसने एक बहुत ऊंची चोटी पे खड़े होकर वहां से जायजा लिया सिचुएशन का। तो जब इसने ये स्ट्रेटजी बनाई कि कुछ इस तरह का हमला करेंगे कि ये अपने ही हाथियों के नीचे आके मार जाए, तो इन्होंने फिर हाथियों पर अटैक किया। तो हाथियों पर जब इन्होंने अटैक किया तो वो घबराए हाथी, तो भगदड़ मची, तो इनकी आधी फौज तो अपने ही हाथियों के नीचे आके मर गई। खैर, दूसरा है बैटल ऑफ वाई हिंद। वाई हिंद, ये हिंद से आपको याद रहेगा, ये एक इम्पोर्टेंट बैटल है। तो अब जब इसने इसको वापस भेज दिया ना जयपाला को, तो इसका बेटे की हुकूमत आ गई। मतलब ये लूट मार करके चला गया ना, तो वहां पर जाहिर है जो बची खुटी कमजोर हुकूमत थी, उन्होंने अपने आप को दोबारा खड़ा किया। थोड़े दिनों बाद ही फिर आ गए, फिर इन्होंने मारा इसको, इसके बेटे को इस दफा। तो अब की बार गजनवी का जो कंट्रोल था गजनवियों का, वो पंजाब और गंधारा तक बढ़ गया। फिर एक और मेजर डेवलपमेंट है, एक मंदिर था सोमनाथ का। इसके अंदर एक बहुत बड़ा बुत होता था जो हवा के अंदर, बगैर किसी उसके, आज भी हिंदू ये कारनामे करते हैं कि वो हवा के अंदर उनका मंत्री बैठा होता है नीचे। वो बड़े टेक्निक है, वो जादू टाइप है। तो वो कहते हैं आज भी ये मिस्ट्री है कि वो इतना जो है ना टनों का हिसाब से वो जो बुत था वो हवा के अंदर कैसे था। वो कहते हैं लोग उसको देख कर ही हिंदू हो जाते थे, मौजूदा समझ के। तो खैर वो सोमनाथ के टेम्पल के अंदर इधर ना लोग नजराने चढ़ाते थे, तो शदीद किस्म का पैसा मौजूद था, हीरे जवाहरात। तो ये वो भी इसको 1025 में लूट कर आ गया महमूद गजनवी। तो 1026 में तकरीबन सारे शाही किंग्स जितने भी थे हिंदू शाही डायनेस्टी के, वो मारे गए। आखिरी रेड जो है वो महमूद गजनवी की सिंध के अंदर थी। और सिंध के जाट, जट, जाट्स ऑफ सिंध, ये उसकी आखिरी एक्सपेडिशन थी। ये मैंने वैसे ही लिख दिया, यहाँ पर हिंदुओं का राज खत्म हो जाता है। गजनवी अंपायर जो है वो फैल चुकी है हमारे इलाकों तक, पंजाब तक आ गए हैं। और पंजाब और गंधारा ये सारा इलाका कब्जा कर लिया है। महमूद गजनवी खुद फौत होता है 1030 में, नेचुरल डेथ। इसका बेटा आ जाता है मसूद वन, दूसरा बेटा भी इसका हुकूमत करता है उसके बाद। बट दैट इज, जिसे कहते हैं कि फिर ज्यादा हो जाएगा। तो इतना काफी है, मसूद वन तक आप याद रखें। और फिर ये आपस में लड़ते गए, कुछ इनके मसाइल शुरू हो गए। ठीक है, पर लेकिन गजनवी चलते रहे कब तक? गजनवी चलते रहे हैं 1186 तक। 1186 तक इनकी, यानी कि 10,000 1,000 में इन्होंने हमला करना शुरू किए हैं, और 1186 तक इनकी हुकूमत जारी है। तो एक और एस वाली एम्पायर आ गई है, एस से स्टार्ट होने वाले, समानिड ससानिड, और अब आ रही है सिल्जूक। ये मुस्लिम एम्पायर थी, और ये पर्शिया के ही इलाकों में थी, पर्शियन सेंट्रल एशियन इलाकों में। उसका मैप देखना देखना तो कोई देख ले, तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है फिलहाल इसलिए। तो गजनवी जो है वो उनको अपने इलाकों की पड़ गई, ओरिजिनल इलाकों की, यानी कि गजना वाला इलाका, और वो अफगानिस्तान वाला इलाका, खुरासान वाला इलाका। ठीक है, तो सिल्जुकों से इनकी लड़ाई शुरू हो गई खुरासान से। तो ये उसको बचा रहे थे, खुरासान का इलाका ना चला जाए हमारे हाथ से। तो ये खैर उनके साथ लड़ाई में ये वीक होना शुरू हो गए। ठीक है, तो ऐसे में गजना के ही इलाकों में एक कौम थी, एक शहर था। उस शहर का नाम था गौहर या गौर। उस इलाकों के जो रहने वाले थे इनको कहते थे गौरी। लो जी, फिर आया जी गौरी, वो कहता था ना हमारा टीएलपी वाले। तो ये वही गौरी है, हमारा मिसाइल भी है। तो गौरी उसी के नाम पे रखा गया है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौहर कहते हैं इसको, उर्दू इंग्लिश में GOHR लिखते हैं। शहाबुद्दीन उसका एक टाइटल था, इज्जत माप जैसे हम कहते हैं, तो वैसे शहाबुद्दीन
तो इसका असल नाम भी चेक कर लेना, खैर फिर ज्यादा हो जाता, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा। इतने सारे किंग्स हैं, सबके असल नाम कुछ और हैं, मशहूर नाम कुछ और हैं, लेकिन आप यही याद रखें फिलहाल, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो गौरिड्स ने देखा कि ये वीक हो रहे हैं, तो गौरिड्स ने पहली रेड की इन पे 1151 में। और गजनवी जो इनके इलाकों में थे, गजना के इलाके, यानी कि इनका हेडक्वार्टर गजना है ना, गजनवी इसका। तो गौरिड्स ने गजनवी रूलर्स को गजना से भगा दिया। अब पाकिस्तान वाली साइड पर इनका हेडक्वार्टर था लाहौर, गजनवियों का। तो पंजाब और गंधारा तक मैंने आपको बताया ना इनकी हुकूमत थी। तो ये भाग कर आ गए लाहौर में। अब गजना ले लिया गौरीज ने। तो गजनवी एम्पायर फाइनली, इन्होंने छोटे छोटे उनके सारे गद्दारा के इलाके, पंजाब के इलाके कब्जा करना शुरू किया। 1186 में गजनवी फारग हो गए। और आखिरी गजनवी जो रूलर था हमारे इलाके का, उसका नाम था खुसरू मलिक। खुसरू मलिक। ये जो खान और मलिक की हिस्ट्री है ना, ये बुनियादी तौर पर कोई कास्ट थी ही नहीं। ये इज्जत के लिए उस वक्त के जर्नैल, अपने जो लड़ाका क्लास थी ना, फाइटर्स क्लास, जर्नैल वगैरह, उनको मलिक का नाम देते थे। और जो इंटेलेक्चुअल क्लास होती थी, इनके जो मुशीर होते थे, उनको खान का नाम देते थे। तो खान और मलिक की सिग्निफिकेंस वहां से आई है, लेकिन अब ये पता नहीं कास्ट कैसे बन गई है, एक लंबी चौड़ी बहस है। तो वो शायद कोई एक मलिक मशहूर इतना हुआ होगा, उसने कहा मेरी कास्ट ही मलिक है, तो वो फिर चल से चल हो गया। आज भी लोग मलिक, हमारे अपनी बरादरी में मलिक लगाते हैं लोग नाम के साथ, हालांकि कास्ट हमारी कंबोज है, अराई है, कुछ हमारे यहाँ रजवाना है, तो मलिक के साथ लगाया जाता है। तो खैर, मलिक खुसरो या खुसरो मलिक। हमारे पास एक दफ्तर में भी मलिक हैं, इरफान बैठा हुआ है, हमारे ऑफिस में ही जॉब करता है। तो वो भी रूलिंग क्लास का हिस्सा है, मलिक भी। तो गौरिड्स जो हैं, इन्होंने कैप्चर कर लिया पहले गजनवी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारा पंजाब और दूसरे इलाके, एंड फाइनली लाहौर। इन्होंने, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने फाइनली इलाका कब्जा कर लिया 1186 में। ठीक है, ये मैंने छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इस वक्त अफगानिस्तान का भी शहर है करंटली। इन्होंने आज़ादी किससे ली है? गौरियों से, ठीक है, सॉरी गजनवियों से। दो डेट्स बस याद रखने वाली हैं, 1151 में गजनी लिया, और फिर बाद में पूरा इलाका ही कब्जा कर लिया। अच्छा, वो अक्सर पूछ लेता है गौरिड्स कहाँ से हुकूमत करते थे? वो तो गजनी से करते थे ना, मार पीट के वापस चले गए। बाद में उन्होंने अपना गवर्नर बिठाना शुरू कर दिया लाहौर के अंदर, जब उन्होंने, उनका गजनी वाला सेंटर वीक होना शुरू हुआ, तो एक सेंटर लाहौर था, दूसरा सेंटर गजनी था। तो ये खैर इधर ही हुकूमत करते थे। उधर भी इनका इन्फ्लुएंस था गजनी में। तो अगर वो कभी पूछ ले कि हमारे इलाके में इनका कैपिटल कौन था, तो लाहौर से इनकी सल्तनत रूल होती थी। तो मेरे ख्याल है कि ख़त्म हो गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतनी जल्दी हम ख़त्म कर लेंगे। तो जी, गौरिड ने अपना 1186 में तो मोस्ट ऑफ द इलाकों की इनकी कमर तोड़ दी। तो बाकी इसने मजीद इलाके जो हैं वो कब्जा करना शुरू किए। तो पंजाब और वो पहले 1186 तक हो गया। तो उसके अलावा एक छोटी सी सल्तनत ऊपर थी, ये मैंने लिखा हुआ है, राजपूतों की, नॉर्थ इंडिया के अंदर, दिल्ली। और ये अगर मैप बनाऊं मैं इनका, ये, तो यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर अजमेर है दिल्ली के साथ, और यहाँ पर पाकिस्तान आ गया सारा, लेट से। तो ये कुछ और ही बन गया वैसे। तो ये यहाँ पर आप कर लें दिल्ली, नॉर्थ पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया के अंदर, यहाँ अजमेर, और ये सारा इलाका यूपी का है, यूपी। ठीक है। तो एक दो रियासतें हैं, एक कनूज, ये भी नॉर्थ इंडिया की एक छोटी सी रियासत है, इधर ही है कहीं। और यूपी के अंदर ही यहाँ पर अजमेर और दिल्ली के ऊपर। तो ये दो मशहूर हिस्टोरिक, पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद। राजा जयचंद,
ये आप हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली याद करेंगे ना तो आपको याद आ जाएगी। मैंने आपको बताया था एक चार्ट बना लें, कोई सामने लगा दें, उस पे ये 4 से 5 6 कैरेक्टर गुजरे हैं हिंदुओं के आज। क्वेश्चंस के चंद्रगुप्ता मौर्य गुजरा है, अशोका गुजरा है, उसके बाद क्वेश्चंस के अंदर किंग गुजरा है, उसके बाद इसके पृथ्वीराज आ गया, जयचंद आ गया, राजा जयपाल आ गया, आनंदापाल आ गया। ये सिर्फ नाम ही लिख देना सामने पे लगा के, तो ये ऐसे हिफ्ज हो जाएंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। एफर्ट की बात है सारी। आपका जहन ना सिर्फ नाम लिख दें उनके सामने चार्ट पे लगा के, आपका जहन खुद ही उस एक नाम को देखेगा उठते बैठते और सोचेगा कि यार इसका रीजन कौन सा था। फिर भूलेगा आपको, आप देखेंगे यार मुझे इसका रीजन भूल रहा है, फिर आप जरा गूगल करके देख लेना, आपको फिर डेट भूलेगी कभी, जब डेट उसकी कभी सर्च कर लेना। लेकिन इस तरह करते कराते ऐसा पक्का याद होता है ना, फिर बाद में भूलता नहीं है फिर कभी। आपके जहन में नक्शा बन जाता है। मेरे मैं तो ऐसे ही करता हूँ, पेपरों के करीब जाके ये प्रैक्टिस जरूर करता हूँ, शुरू में ना भी करूँ तो। बहुत से स्टूडेंट्स की फेलियर की यही वजह है, दे डू नॉट हैव अ स्ट्रेटेजी टू हाउ नैरो डाउन द थिंग्स। बड़ी चीज देखते हैं, डर जाते हैं, तो ये तो याद हो ही नहीं सकती, किसी को भी नहीं होगी इस तरह तो सर। उसको ऐसा ऐसा काम करते जाना है, कोई प्लान बनाए। ह्यूमनली अगर कोई दूसरा बंदा कर रहा है तो आपके लिए भी पॉसिबल है। तो खैर, शहाबुद्दीन, मोहम्मद गौरी लिखा हुआ है मैंने सारी जगहों पे, मोहम्मद गौरी, ये शहाबुद्दीन गौरी है, ठीक है, असल उसका नाम मोहम्मद गौरी था, शहाबुद्दीन उसका टाइटल था। तो मोहम्मद गौरी पहले पृथ्वीराज चौहान को, ये तरेन इलाका है, तरीन ना समझ लेना, ट्रेन। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन, 1192 सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन, पृथ्वीराज चौहान को हराया, ठीक है। अच्छा, पहली बैटल में इसको, घोरी को शिकस्त होती है। ये मैंने लिखा हुआ कहाँ पर है, प्रेजेंट डे हरियाणा। हरियाणा बेसिकली पंजाब, कि मैंने भी मैप बनाया था, दिल्ली, अजमेर, और फिर उसके साथ ही पंजाब आ जाता है उसका नॉर्दर्न एरिया में। फिर उसके साथ ही पंजाब के 2 टोटे होते हैं। इंडिया में पंजाब के 2 टुकड़े हो चुके हैं। एक पंजाब, अच्छा ये भी आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलो, पंजाब ओरिजिनली ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब था ना। वेस्ट पंजाब हमारा सारा वैसा ही है। हम हमारे पंजाब के 2 हिस्से नहीं हो सके। हम साउथ पंजाब सेक्टर में जॉब भी कर रहे हैं, फान भी इधर बैठा है, हमारे कोलीग है। तो हमारे पंजाब की सदियों से बात चल रही है कि 2 हिस्से कर दें, अभी तक नहीं हो सके। 12 करोड़ की आबादी है, उनका हमारे से छोटा था पंजाब, उन्होंने उसके 2 हिस्से कर दिए। पंजाब बन गया, हरियाणा बन गया। अब उसमें एक इलाका था चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द जॉइंट कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। ये मैं आपको एक खूबसूरत नॉलेज में इजाफा करता हूँ। चंडीगढ़ इज द जॉइंट कैपिटल ऑफ हरियाणा। ये चीजें ना, जीके इज नॉट जस्ट स्टडी। जब इस तरह की चीज पढ़ी थी कि हरियाणा का कल्चर सारा सेम है, फिल्म में देखा, तो मैं चीजें सर्च कर लेता हूँ फौरी तौर पे साथ साथ। तो मैंने देखा कि जनाब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है। कब हुआ है? मेरे ख्याल से 1966 में हुआ था। इनका एक एक्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2 हिस्सों में। तो इन्होंने, अब उस पर तनाजा था कि चंडीगढ़ हमारा है कि तुम्हारा है, यानी पंजाबियों का है। हाँ जी, 1966 ही है, मैंने इसको क्रॉस चेक कर लिया। तो 1966 में इसके 2 हिस्से हुए थे पंजाब के, हरियाणा एंड पंजाब, और जॉइंट कैपिटल बना दिया इन्होंने चंडीगढ़ को। तो दूसरी बैटल ऑफ ट्रेन में दोबारा कोशिश करता है, अब की बार जीत जाता है। फिर इलाका रह जाता है इसके पास, उत्तर प्रदेश के अंदर कनौज का इलाका, मैंने आपको बताया कनौज का इलाका। ये कोई देखना चाहे तो मैप के अंदर देख लेगा, जरा बेहतर याद हो जाएगा। तो राजा, तो जयचंद था। बैटल ऑफ चंदावार, चांदवार भी कहते हैं, चंदावार कह लो, चांदवार कह लो। तो चांदवार के अंदर इसने, ये भी मॉडर्न डे हरियाणा के अंदर ये जंग हुई थी। और सॉरी, पिछले वाली बैटल ऑफ त्रेन जो है वो अगर पूछ ले कहाँ पर हुई है, तो आज का दौर का जो हरियाणा है, उस वक्त का पंजाब, उस वक्त तो हरियाणा के पास ही जंगे हुई हैं दोनों, बैटल ऑफ ट्रेन फर्स्ट और टू, दोनों। और बैटल ऑफ चांदवार जो है, ये प्रेजेंट डे यूपी के अंदर हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रदेश। तो ये सारा इलाका कब्जा हो गया जनाब, गौरियों के पास आ गया, गौरी की हुकूमत आ गई। मोस्ट ऑफ द हमारे इलाकों में, दिल्ली तक, साउथ में नहीं, सिर्फ दिल्ली, यूपी, ये अगर पाकिस्तान है, ये अगर इंडिया,
तो ये यूपी है। तो ज्यादातर ना ये लाहौर, इधर से पंजाब, इंडियन पंजाब, यूपी, और ये सारा, और पीछे से इधर अफगानिस्तान तक, और ये, तो यहाँ तक ज्यादातर ये इलाका था गजनवियों और गौरियों के पास। गजनवियों की तो पंजाब तक थी, यूपी तक चले गए। तो ये फिर लंबी चौड़ी बात हो जाएगी कि गजनवी को किसने मारा, मोहम्मद गौरी को। तो शहाबुद्दीन गौरी को उसके एक सलेब जर्नैल ने, जिसको अच्छी काबिलियत की बुनियाद पर काबिल गुलामों की लिस्ट में शामिल किया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जेहलम के करीब इस पेन के दौरान अपॉर्चुनिटी देखते हुए कि मेरे साथ आर्मी का भी एक हिस्सा है जो मुझे किंग बनाना चाहता है, जो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा किंग के तौर पे, इसने अपने रूलर को मार गिराया, गौरी को। और ऐबक जो है, इसने ही चोज दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ द स्टेट, और यहां से स्टार्ट होते हैं दिल्ली सुल्तान। तो पहला दिल्ली सुल्तान जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, और पहला दिल्ली का इलाका, सॉरी, कैपिटल दिल्ली सुल्तानेट का दिल्ली। और जो पहली डायनेसिटी, डायनेसिटी मैंने आपको बताया लड़ी को कहते हैं, कोई नस्ल जो रूल करती हो नस्ल दर नस्ल। डोगरा डायनेसिटी हमने कश्मीर में पढ़ी। तो स्लेव इसका, क्योंकि ये खुद स्लेव था इसका, गौरी का, इसलिए इस डायनेसिटी का नाम स्लेव डायनेसिटी। इसको ममलूक भी कहते हैं, ममलूक। मेरे ख्याल से ममलूक अरबी में शायद स्लेव को कहा जाता है, इसलिए इसको ममलूक कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि ममलूक्स ऑफ इजिप्ट, वहां पर भी यही हिसाब था। सेंट्रल एशिया में ये सारे इलाकों में अच्छी नस्ल के स्लेव इकट्ठे करने का रिवाज मौजूद था। तो ये इनके गले पड़ गया। लेकिन ये काबिल बड़े थे, ये काबिल जर्नैल थे, और काबिल, क्योंकि वो रेज ही इस तरह किए गए थे कि हुक्मरानी के लिए। तो बड़े बड़े बादशाह अपने बेटों को भी करते थे, लेकिन अ, मुगलों ने ये स्टाइल अपनाया कि अपने बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं, और फिर उनमें से कोई तो काबिल निकलेगा ना, सबको ट्रेनिंग देनी है। और ये मुगल्स, अक्सर ना तनकीद होती है कि ये एक दूसरे के गले काटते रहे, लेकिन हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं कि ये उस वक्त के जो रूलिंग हुक्मरान था, लेट से अकबर है या कोई भी रूलर है, उसको इस बात का अंदाजा था कि मेरे बाद मेरे बच्चे लड़ेंगे। लेकिन कहते हैं वो जान के कोई इसका ना रूल नहीं बनाते थे, क्योंकि, और अगर बना भी देते थे तो खैर वो अप्लाई नहीं होता था, क्योंकि बच्चे बहरहाल आपस में लड़ना शुरू होते थे। लेकिन वो एक हिस्टोरियन को मैं पढ़ रहा था लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, तो वो तुर्कों पर तनकीद करता है, जो ओटोमन अम्पायर है ना, उस पर तनकीद करता है कि ओटोमन अम्पायर ने एक पॉइंट पर जाकर ना, अब बज़ाहिर ये बड़ी अच्छी बात लग रही है कि यार बच्चे क्या आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के गले काट रहे हैं। लेकिन वो कहता है ओटोमन अम्पायर के डिक्लाइन की एक वजह ये थी कि उनका एक बादशाह गुजरा, सुल्तान गुजरा, क्या कहते हैं उसको, खलीफा गुजरा। उसने ये रूल बना दिया कि बड़ा बेटा तख्त पे बैठेगा, बड़ा नहीं है तो फिर उसे छोटा भाई। तो उस रूल को, ये बरतानिया या सल्तनत बरतानिया के अंदर भी यही रूल है, इसको लॉ ऑफ प्रोमिजेनेचर कहते हैं, प्रोमिजेनेचर। कि बड़ा बेटा नहीं है तो उससे छोटा बेटा, उस छोटा बेटा नहीं है तो फिर उससे छोटा बेटा, और अगर ये सारे हैं तो बारी बारी, पहला मरेगा तो दूसरे की बारी आएगी। और अगर ये बेटे हैं ही नहीं तो फिर बेटी, उसमें भी पहले बड़ी बेटी फिर दूसरी बेटी, इस तरह। ठीक है। तो अब वो कहता है ऑटोमन्स के फॉल की बहुत सारी वजूहत थी, एक वजह उनमें से ये थी कि रूल बना दिया कि बड़ा बेटा आएगा, और लॉ ऑफ प्रोमिजेनेचर नाफिज कर दिया। उससे वो कहते हैं नतीजा ये हुआ कि पहले क्या होता था कि जो हाकिम आता था, जो अपने सारे भाइयों को कत्ल करके आता था, वो हिकमत अमली में, जंगी उसमें एबिलिटी में, जर्नैल की जो क्वालिटीज होती हैं, और उस वक्त के जो भी तकाजे थे हुकूमत के, क्योंकि वो इतना काबिल था कि वो सब भाइयों को मार रहा है, तो ये इट सेल्फ सर्टिफिकेट था काबिलियत का। तो वो कहता है सबसे उभर कर वही सामने आता था जो सबसे काबिल होता था। तो कहता है क्योंकि जब इन्होंने फिक्स कर दिया कि बड़ा बेटा ही आएगा, अब बड़ा तो नायल भी हो सकता है, तो लेकिन रूल है कि बड़े ने करना है, तो कहता है वो एक वजह यही बनी कि उसी वजह से नाअहल हुक्मरान आना शुरू हो गए। तो ये मुझे बड़ा फैसिनेट किया ये पॉइंट, कि एक चीज जो हम इखलाकी तौर पर सही समझ रहे हैं, कि इखलाकी तौर पर भाई भाई को गला ना ही काटे तो अच्छा है, लेकिन वो हुकूमत के लिए बुरी चीज थी।
तो चीज़ों का एनालिसिस बात अगर बड़ा खूबसूरत होता है। तो खैर यहाँ पर भी ये चीज़ नाफिज थी। इधर भाइयों का दिल्ली सुल्तानों में इतना रोल नहीं था। बाद में आना शुरू हुआ कि किंग और फिर उसका बेटा और उसका बेटा, जो मोनार्की, इसको मोनार्क कहते हैं, जब एक किंग और उसका बेटा फिर उसका बेटा, इसको मोनार्की कहते हैं। तो शुरू में ये नहीं था। शुरू में जो है ना, इन सुल्तानों के यहाँ पूरे पूरे इनको कहते हैं ग्रेट नोबल्स, मुशीर कह लो। तो नोबल्स इनके यहाँ इकट्ठे किए होते थे कुछ। बाद में एक चालीसा भी आएगा, 40 नोबल्स एक सुल्तान के पास थे। तो वो उसकी कैबिनेट होती थी एक तरह से। तो नोबल्स जो है ना, वो फिर आपस में लड़ते भी थे, भिड़ते भी थे, बाज औकात कॉन्स्पेरेसी करते थे सिटिंग सुल्तान के खिलाफ, मिलकर कभी कभी उसको कत्ल भी कर देते थे। तो सुल्तान नोबल्स का बड़ा से होता था। तो यही स्टाइल था, एक तरफ स्लेव पालना, एक तरफ नोबल्स के साथ मिलकर हुकूमत करना, जहन जहीन लोग अपनी नोबल्स की उसमें कैबिनेट में बिठाना। और दूसरा एक हुक्मरानी चेंज होने का नतीजा जरिया यही था कि आपस में लड़ भिड़ कर कत्ल कर कर, बाप कभी बाप बेटे को मार रहा है, कभी जो है ना, अगर बेटा ताकतवर होता जा रहा है तो कभी बेटा बाप को जो है ना कत्ल कर रहा है, कभी जो है ना भतीजे ने कब्जा कर लिया है। तो ये बड़ी खूबसूरती। इससे पहले तक जब जब तक मैंने ये बात नहीं पढ़ी थी ना, तो मैं कहता था ये क्या जाहिल लोग हैं, बाप बेटे को कत्ल कर। लेकिन इस पॉइंट ने जो लॉ ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ा, इसने मेरे इस नैरेटिव को अच्छा खासा चैलेंज किया है कि यार ये, वो कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, मोरालिटी, मोरालिटी इज समटाइम्स अ प्रोडक्ट ऑफ द टाइम। तो एक चीज हो सकता है कि आज की नजर से बहुत ही जहालत वाली चीज लग रही हो, लेकिन उस वक्त के हिसाब से वो प्रोडक्टिव चीज हो। तो जी, यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं जी। अच्छा, कोई ऐसा मर्द मुजाहिद हो जिसने गलती से, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन किसी मर्द मुजाहिद ने गलती से टेस्ट हल कर लिया हो, है कोई ऐसा? कोई ज्यादा जज्बाती हो गया हो, तीनों लेक्चर याद भी करके उसके टेस्ट भी दे आया है, और मैंने ग्रुप में शेयर किया था, क्योंकि मैंने रात तक शेयर नहीं किया था, मैं भूल गया था। मुझे रात को सोने से पहले याद आया कि मैंने तो टेस्ट शेयर नहीं किया। तो मैंने देखा माशाल्लाह से ग्रुप में मैसेजेस भी ऑन किए हुए हैं, लेकिन किसी ने मांगा ही नहीं मेरे से टेस्ट। तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि किसी ने नहीं किया होगा। यार उसको हल करें तो इतना मुश्किल नहीं है, जरा खुद को टेस्ट ही कर लें। खुद को टेस्ट ही कर लें कि जिसने याद नहीं भी किए तीनों लेक्चर, वो देख ले कि सिर्फ लेक्चर सुन के उसको कोई फायदा हुआ है, सिर्फ लेक्चर सुन के वो काम खड़ा है। तो 50% भी अगर वो 50 में से 25 भी करता है, तो इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस तो कम से कम जाएगा ना ऊपर के, यार सिर्फ सुनकर ही मेरा जो है ना चीजें बेहतर हुई हैं। चले, मैं आपके मार्क्स नहीं पूछता, लेकिन अच्छा चले, मैं ग्रुप में ना, ग्रुप में लगा रहा हूँ, आप वो देख लीजिएगा कि मैं ग्रुप में की लगा रहा हूँ। तो होपफुली अपने मार्क्स कीजिएगा उसके नीचे। ठीक है, बाकी जी साइन ऑफ करते हैं, और इसको साथ साथ याद कर लें, मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद अब हम गालबन अगले या उससे अगले लेक्चर में ना कंटेम्प्रेरी चीज़ों की तरफ, और बहुत ही अहम चीज की तरफ, जिसको आपने सारा और अच्छी तरह रटना है, उसकी तरफ आ जाएंगे। ये दिल्ली सुल्तान है, मुगल्स हैं, और फिर शुरू हो जानी है जनाब कहानी असल। असल है, इसको कोई ये ना समझे कि इसमें से नहीं आएगा। तो इसको भी करें, और इंशाल्लाह अगले में हम कोशिश करेंगे दिल्ली सुल्तान और मुगल्स पढ़ लें, और फिर प्री पार्टीशन हिस्ट्री, फिर पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री, और पाकिस्तान अफेयर्स खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर हम इस्लामिक हिस्ट्री और फिर इस्लामियात पे चले जाएंगे। लेकिन मैं शायद पाकिस्तान अफेयर्स के बाद रोक दूं मामलात को, क्योंकि काफी बच्चे हैं परेशान हैं मैथ्स और अंग्रेजी को लेके। तो जुम्मे तक पाकिस्तान हिस्ट्री खत्म करके इंशाल्लाह हम मंडे से शुरू कर देंगे मैथ्स और इंग्लिश इंशाल्लाह। चलें जी, सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।